अंदर लेकर स्पेस क्रैक में आ गए थे। लेकिन इस सब में मास्टर सीतू ने अपनी बची खुची पावर भी यूज कर ली थी, जिसकी वजह से मास्टर सीतू एक डीप स्लीप में चले गए थे। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हमें 500 साल पहले एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड का सीन ही दिखाया जाता है, जहाँ पे ह्यूमंस और ट्रोल मास्टर्स के दरमियान बहुत ही खतरनाक जंग छिड़ी हुई थी। असल में एंशिएंट टाइम में ट्रोल मास्टर्स और ह्यूमंस एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे और एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड में मौजूद ट्रायल्स को हासिल करने के लिए उन दोनों के दरमियान जंग लगी रहती थी। पर वक्त गुजरने के साथ साथ ह्यूमंस और ट्रोल मास्टर्स के दरमियान भी एक मुआहदा हो गया था, जिसकी वजह से अब ह्यूमंस पूरे 500 सालों बाद सिर्फ एक बार ही एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड में जा सकते थे। और आप जानते ही होंगे कि पिछले एपिसोड में ये मौका सिर्फ वंग लिन को ही मिला था। उसके बाद दोबारा हमें 500 सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उस स्पेस क्रैक में काफी सारी भटकती हुई आत्माएं घूम रही थी। और उसी के साथ हम वंग लिन की सोल को भी देखते हैं, जो अभी भी उसी स्पेस क्रैक के अंदर ही घूम रही थी। पर वंग लिन को अभी तक भी होश नहीं आया था, जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद एक वंडरिंग सोल उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करती है। लेकिन क्योंकि वंग लिन की सोल के चारों तरफ एक बैरियर लगा हुआ था, इसलिए वो वंडरिंग सोल चाहकर भी उसकी सोल को ऑब्जर्व नहीं कर पाती। और अब धीरे धीरे वहाँ पे देखते ही देखते वंग लिन की सोल ने भी उन वंडरिंग सोल्स की पावर्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। और उन वंडरिंग सोल की पावर्स को ऑब्जर्व करने की वजह से अब वंग लिन की पावर भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। और इसी तरह वहाँ पे काफी सारी वंडरिंग सोल्स की पावर्स को ऑब्जर्व करने के बाद वंग लिन की सोल भी फाइनली पूरी तरह से रिकवर हो गई थी। और उसी के साथ साथ वंग लिन की सोल को होश भी आ गया था। और जब वंग लिन की सोल को होश आता है तो वंग लिन की सोल अगले 700 सालों तक लगातार उसी स्पेस क्रैक में मौजूद वंडरिंग सोल की पावर्स को ऑब्जर्व करते हुए अपनी पावर बढ़ाने लगती है। और ये सब असल में वंग लिन इसलिए कर रहा था ताकि वो अपनी सोल को स्पेस क्रैक से बाहर निकलने के काबिल बना सके। लेकिन पिछले 700 सालों की मेहनत के बावजूद भी वंग लिन उस स्पेस क्रैक से बाहर नहीं जा पा रहा था, जिसका मतलब था कि वंग लिन चाहे यहाँ पे जितना मर्जी खुद को पावरफुल बना ले, वो ऐसे इस स्पेस क्रैक से बाहर नहीं निकल सकता था, क्योंकि उस स्पेस क्रैक के सामने एक बैरियर लगा हुआ था, जिसे यहाँ पे वंग लिन चाहकर भी नहीं तोड़ पा रहा था। और अभी वंग लिन वहाँ से बाहर निकलने के बारे में कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक ही वहाँ पे एक और बहुत ज्यादा पावरफुल सोल अपीयर होती है, जो वंग लिन को देखकर एक्साइटेड होते हुए उससे कहता है, तो तुम भी मेरी तरह एक पावरफुल सोल हो, तुम यहाँ पे कब आए? पर कोई बात नहीं, शुक्र है तुम यहाँ आ गए। अब मुझे भी यहाँ पे कोई कंपनी देने वाला होगा, अब हम दोनों मिलकर इन वंडरिंग सोल्स को खाया करेंगे। जिसपे वंग लिन उसकी सारी बकवास सुनने के बाद उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं। जिसपे वो दूसरी सोल वंग लिन से पूछती है, पर तुम यहाँ से बाहर जाना क्यों चाहते हो? ये जगह कितनी ज्यादा औसम है, और हाँ वैसे भी हम लोग जो मर्जी कर ले, हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। जिसपे वंग लिन उसी स्पेस क्रैक की तरफ इशारा करते हुए उस सोल से कहता है, क्या हम लोग उस बैरियर को तोड़ते हुए उस स्पेस क्रैक से बाहर नहीं जा सकते? जिसपे वो सोल वंग लिन को बताती है कि नहीं, तुम इस बैरियर को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ये स्पेस क्रैक सिर्फ दूसरी तरफ से ओपन होता है, इसलिए लोग बाहर से यहाँ तो आ सकते हैं, पर यहाँ से कोई वापस बाहर नहीं जा सकता। और मैं तो पिछले 42,000 सालों से यहाँ पे इसी तरह से घूम रहा हूँ, और मैं तुम्हें ये भी मशवरा देता हूँ कि यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना छोड़कर मेरी तरह मजे से इन वंडरिंग सोल्स को खाते हुए एंजॉय करो, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। पर हाँ, अगर कोई कल्टीवेटर इन स्पेस क्रैक के बाहर मौजूद तुम्हारे सारे टायर्स को कलेक्ट कर ले, तो फिर इन स्पेस क्रैक के सामने लगा हुआ ये बैरियर काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। पर कमजोर होने के बावजूद फिर भी तुम इस स्पेस क्रैक को अंदर से कभी भी नहीं तोड़ पाओगे। लेकिन अगर कोई कल्टीवेटर तुम्हारी सोल के टायर्स को ऑब्जर्व कर ले, तो फिर तुम्हारे यहाँ से बाहर निकलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। उस सोल की ये बात सुनकर वंग लिन ने भी यहाँ पे अपनी सोल से अपना एक छोटा सा हिस्सा अलग कर लिया था, जो कि किसी टायर से कम नहीं था। पर उस सोल को तो यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वंग लिन यहाँ पे ये सब क्या कर रहा है, इसलिए वो वहाँ पे वंग लिन को अकेला छोड़कर दोबारा वहाँ से गायब हो गया था। अगले सीन में हम वंग लिन को उन स्पेस क्रैक पोर्टल्स के सामने देखते हैं, जहाँ वो अपनी सोल के छोटे छोटे हिस्से करते हुए उन्हें स्पेस क्रैक की दूसरी तरफ भेज रहा था, ताकि दूसरी साइड वाले कल्टीवेटर्स उसकी सोल के हिस्सों को कलेक्ट करते हुए इस स्पेस क्रैक को कमजोर कर सके। और ऐसा करते हुए वंग लिन को वहाँ पे काफी सारे साल गुजर चुके थे, पर वंग लिन वहाँ पे अभी भी उसी में ही लगा हुआ था, क्योंकि उसके अलावा उसके पास यहाँ से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। पर तभी वो दूसरी सोल दोबारा वंग लिन के पास आते हुए उससे कहती है, ऐसा करना बंद करो, क्योंकि लगातार अपनी सोल के छोटे छोटे हिस्से करने की वजह से तुम्हारी सोल कमजोर होती जा रही है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द तुम्हारी सोल यहीं पे खत्म हो जाएगी। और अगर तुम अपने इरादे में कामयाब होते हुए यहाँ से जिंदा बाहर निकल भी गए, तो फिर भी बस तुम एक सोल बॉडी हो, तुम्हारे पास कोई रियल बॉडी नहीं है, और आउटसाइड वर्ल्ड में तुम्हें सर्वाइव करने के लिए एक रियल बॉडी की जरूरत होगी। वरना अगर तुम्हारी सोल ऐसे ही रियल वर्ल्ड में चली गई, तो तुम्हारी सोल वहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। पर वंग लिन यहाँ पे उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए अभी भी अपने काम में लगा हुआ था, क्योंकि उसे यहाँ से किसी भी हालत में बाहर निकलना था। उसके बाद हमें दोबारा एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक मोटा लड़के किनजेंग को देखते हैं, जो एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड के अंदर काफी ज्यादा मेहनत करते हुए टायर्स को कलेक्ट कर रहा था। और यहाँ पे काफी दिनों की मेहनत के बाद आज फाइनली उसने वंग लिन की सोल के हिस्से यानी उसकी कॉन्शियस एनर्जी के एक टुकड़े को पकड़ लिया था, जो देखकर किनजेंग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि कॉन्शियसनेस एनर्जी के टुकड़े को एक बहुत ही ज्यादा खास ट्रेजर माना जाता है, जो कि किसी भी कल्टीवेटर की कल्टीवेशन स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देता था। लेकिन अभी किनजेंग वहाँ पे अपनी खुशी मना ही रहा था कि तभी वहाँ पे जुआओ नाम के एक लड़का आता है, और जुआओ वहाँ आते ही किनजेंग से उसका वो टायर छीनने की कोशिश करता है। पर किनजेंग ने भी यहाँ पे टाइम रहते हुए अपने टायर को छीनने से बचा लिया था। ये देखकर जुआओ उसे धमकी देते हुए कहता है, लड़के अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप अपना ये टायर मेरे हवाले कर दो। पर किनजेंग ने यहाँ पे ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया था, इसलिए हमें उन दोनों के दरमियान वहाँ पे एक छोटी सी फाइट देखने को मिलती है। पर तभी वहाँ पे एक और लड़का जिसका नाम गी यिंग था, जो कि असल में जुआओ का ही एक साथी था, और ये दोनों मिलकर एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड के अंदर किनजेंग जैसे मासूम कल्टीवेटर्स
टायर्स को लूटा करते थे। वो वहाँ आते हुए जू हाउ से कहता है, जू हाउ ये तो बहुत ही बुरी बात है, तुम्हें इस तरह से किसी के भी टायर को नहीं छीनना चाहिए। और ये कहकर वो एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, एक्स्ट्रा टाइल बैटलफील्ड में हर टायर उसी पर्सन का होता है जो उसे सबसे पहले देखता है। वही किनजेंग जो ऑलरेडी इन दोनों को जानता था, उसे गी की इन बातों पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो गुस्से से जू हाउ से कहता है कि ये टायर मेरा है और मैंने इसे पहले हासिल किया था, इसलिए तुम चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मजबूरन मुझे यहाँ पे तुम्हारे ऊपर अटैक करना पड़ेगा। और ये कहकर किनजेंग ने यहाँ पे अपने लोटस फ्लावर के पावर को एक्टिवेट कर दिया था। पर जब उसके बावजूद भी जू हाउ वहाँ से नहीं जाता तो किनजेंग ने अपने स्पिरिचुअल लोटस फ्लावर से जू हाउ के ऊपर अटैक कर दिया था। पर जू हाउ भी कहाँ काम था, वो भी यहाँ पे अपने मैजिकल स्पेयर को बाहर निकालते हुए किनजेंग के इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। पर किनजेंग के उस अटैक की फोर्स से जू हाउ को पता चल गया था कि वो कभी भी अकेला इस अटैक को नहीं रोक पाएगा, इसलिए वो वहाँ पे चलाते हुए गी से कहता है कि अब मजाक बंद करो और जल्दी से यहाँ आकर मेरी मदद करो, वरना अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इसके अटैक की वजह से यहीं पे मारा जाऊंगा। और अभी जू हाउ ये सब कह ही रहा था कि तभी गी ने धोखे से अचानक ही पीछे से किनजेंग के ऊपर अपनी सोर्ड से अटैक कर दिया था। और किनजेंग बेचारे यहाँ पे कुछ सोच पाता उससे पहले उसकी जान जा चुकी थी, जिसकी वजह से देखते ही देखते वहाँ पे सब कुछ शांत हो गया था। और तभी गी यहाँ पे किनजेंग का स्टोरी बैग लेकर एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, लड़के मुझे माफ कर देना, पर इस जगह का यही असूल है, या तो मारो या मर जाओ। यहाँ पे तुम्हें पावरफुल बनने के लिए तुम्हें दूसरे लोगों को मारकर उनसे उनके टायर्स को छीनना पड़ता है। और हाँ, उसी के साथ तुम्हें एक और बात भी याद रखनी चाहिए थी कि फाइट के दौरान हमें अपने चारों तरफ ध्यान रखना चाहिए, क्या पता कहाँ से कौन अटैक कर दे। पर अच्छा ही हुआ कि तुम मर गए, क्योंकि ये जगह तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और ये कहते हुए गी ने यहाँ पे किनजेंग के स्टोरी बैग से वांग लिन के कॉन्शियसनेस के टुकड़े को भी बाहर निकाल लिया था, लेकिन वो उस कॉन्शियसनेस एनर्जी के टुकड़े को देखकर सोचते हुए कहता है, न जाने ये किस तरह का टायर है, पर जिस तरह एक्स्ट्रा टाइल बैटलफील्ड के अंदर लोग जिस तरह इस टायर के पीछे पड़े हुए हैं, उस हिसाब से तो मुझे ये कोई बहुत ही ज्यादा खास और पावरफुल टायर लग रहा है। पर सोचने की तो बात ये है कि अचानक से ये टायर्स एक्स्ट्रा टाइल बैटलफील्ड में आ कहां से गए, जिस पे जू उससे कहता है कि मुझे लगता है फिलहाल हमें इस बारे में ना सोचकर सिर्फ इन टायर्स को कलेक्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। ये क्या है और कहां से आ रहे हैं उसके बारे में हम बाद में सोच लेंगे। उसके बाद हमें अलायंस एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अलायंस कमेटी के सभी मेंबर्स भी उसी टायर के बारे में बात करते हुए कह रहे थे कि आखिर ये किस तरह के टायर्स हैं और अचानक से ये टायर्स एक्स्ट्रा टाइल बैटलफील्ड में कहां से आ गए। और सबसे अजीब बात तो ये है कि लोग इन टायर्स के पीछे इतने ज्यादा पागल क्यों है, हालांकि उन्हें तो ये भी नहीं पता कि आखिर ये टायर्स हैं किस काम के, फिर भी वो लोग इन टायर्स को पाने के लिए एक दूसरे की जान लेने से भी नहीं हिचकिचा रहे। इसका मतलब है ये टायर्स जानबूझकर उन सभी को अपनी तरफ अटैक कर रहे हैं, जिसपे वहाँ पे बैठे हुए ट्रोल मास्टर यानी इम्मेसरी भी गुस्से से कहता है, ये तो मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा कि आखिर वो एनर्जी एक्स्ट्रा टाइल बैटलफील्ड में कहां से आ रही है। पर जो भी हो, वो एनर्जी है बहुत ज्यादा खतरनाक, क्योंकि जब से वो एनर्जी एक्स्ट्रा टाइल बैटलफील्ड में आई है तो एक्स्ट्रा टाइल बैटलफील्ड का पूरा बैलेंस ही बिगड़ गया है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही अरसे में एक्स्ट्रा टाइल बैटलफील्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद वो सभी लोग इसी तरह से आपस में बातें करते हुए ये फैसला लेते हैं कि हम लोग 3 दिन बाद एक्स्ट्रा टाइल बैटलफील्ड के टेलीपोर्टेशन पोर्टल को ओपन कर देंगे, ताकि वहाँ पे जितने भी कल्टिवेटर्स गए हुए हैं वो सभी सही सलामत वापस आ सके। और उसके बाद हम सभी लोग खुद जाकर एक्स्ट्रा टाइल बैटलफील्ड को चेक करेंगे कि आखिर वो मिस्टीरियस एनर्जी एक्स्ट्रा टाइल बैटलफील्ड में आ कहां से रही है। और उसी के साथ हम लोग इस मैटर को सोल्व करने के लिए उस मिस्टीरियस एनर्जी को एक्स्ट्रा टाइल बैटलफील्ड से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ये फैसला होने के बाद वो सभी मास्टर्स दोबारा 3 दिन बाद वहाँ पे मिलने का कहकर चले गए थे। उसके बाद हमें दोबारा उसी स्पेस क्रैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग लिन अभी भी अपने कॉन्शियसनेस के टुकड़ों को उन स्पेस क्रैक से एक्स्ट्रा टाइल बैटलफील्ड में भेज रहा था। और आज फाइनली यहाँ पे वांग लिन भी थोड़ा खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि अब धीरे धीरे उन स्पेस क्रैक्स के आगे लगी हुई सील कमजोर होती जा रही थी। अब बस वांग लिन को इंतजार था तो अपने लिए बस एक परफेक्ट बॉडी का, लेकिन वो ये बात कहाँ जानता था कि उसे अपना ये काम 3 दिन के अंदर अंदर करना होगा, क्योंकि 3 दिन बाद तो एक्स्ट्रा टाइल बैटलफील्ड के सभी कल्टिवेटर्स यहाँ से वापस चले जाएंगे। और अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पे वांग लिन की न जाने कितने 100 सालों की मेहनत बेकार जाने वाली थी। उसके बाद हम एक्स्ट्रा टाइल बैटलफील्ड के अंदर ली यंग नाम के एक लड़के को देखते हैं, जिसकी किस्मत यहाँ पे अनजाने में ही वांग लिन के साथ जुड़ चुकी थी। पर ली यंग बेचारा इस सबसे अनजान था और आज न जाने कितने सालों के बाद वो यहाँ पे खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा टाइल बैटलफील्ड में काफी सारे टायर्स इकट्ठा कर लिए थे, जो कि आगे चलकर उसकी और उसकी बहन की कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा मदद करने वाले थे। और सबसे ज्यादा खुशी तो उसे इस बात की हो रही थी कि अब बस कुछ ही दिनों में एक्स्ट्रा टाइल बैटलफील्ड का पोर्टल ओपन होने वाला है, जिसके बाद वो जिंदा वापस अपने घर जा पाएगा। पर ली यंग बेचारा यहाँ पे ये बात कहाँ जानता था कि आज ये उसकी खुशी का आखिरी दिन है, लेकिन फिर भी वो सुहाने सपने सजाते हुए अपने मन में कहता है बस कुछ दिन और उसके बाद मैं दोबारा अपनी बहन से मिल पाऊंगा। और ये कहकर वो यहाँ पे अपने वार ऑफ टेम्पल को भी याद करने लगा था, जो कि बिल्कुल उसके परिवार की तरह था। और यहाँ पे यही सब सोचते हुए ली यंग उसी कॉन्शियसनेस एनर्जी के टुकड़े का पीछे कर रहा था, और वो ऑलमोस्ट उस एनर्जी के टुकड़े को पकड़ने ही वाला था कि तभी अचानक ही उसके सामने गी यंग आ जाता है। और उसी के साथ साथ जू हाउ ने भी पीछे से आते हुए उसे घेर लिया था, जो देखकर बेचारा ली यंग भी यहाँ पे थोड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि इतने सालों तक एक्स्ट्रा टाइल बैटलफील्ड में रहने के बाद उसे इन दोनों के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया था कि ये दोनों मिलकर कैसे मासूम कल्टीवेटर्स को घेरते हैं, और उसके बाद न सिर्फ उनसे उनके टायर्स को छीन लेते हैं, बल्कि उसी के साथ साथ उन्हें मार भी देते हैं। और क्योंकि वो दोनों ही लेट स्टेज ऑफ फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर्स थे, तो ली यंग भी यहाँ पे अकेला उन दोनों का सामना नहीं कर सकता था। इसलिए ली यंग अपने मन ही मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे कुछ भी करके यहाँ से जिंदा वापस निकलना होगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपने सारे टायर्स भी इनके हवाले क्यों न करने पड़े। और तभी गी यंग ली यंग के हाथों में उस कॉन्शियसनेस एनर्जी के टुकड़े को देखते हुए पूछता है,
ब्रदर क्या ये टायर तुम्हारा है? जिस पे ली यंग उसे ग्रीट करके उसके साथ बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करते हुए कहता है, नहीं ब्रदर ये मेरा टायर नहीं है, पर अगर आप चाहें तो आप इस टायर को रख सकते हैं। वैसे भी मैं आपका जूनियर कल्टीवेटर हूँ, इसलिए मेरे से ज्यादा आपका इस टायर के ऊपर हक बनता है। ली यंग की ये बात सुनकर जुआओ खुश होते हुए कहते हैं, लड़के तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो, और अब जब तुम अपने सीनियर्स की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो तो मुझे लगता है तुम्हारे पास जो बाकी टायर्स है वो भी तुम्हें हमारे हवाले कर देने चाहिए। जिस पे गी यंग भी जुआओ की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उन दोनों की ये बातें सुनकर ली यंग ने भी यहाँ पे मायूस होते हुए अपनी स्पिरिट सोड को बाहर निकाल कर उसे गी यंग के हवाले कर दिया था, और उसी के साथ अपना स्टोरी बैग जुआओ के हवाले कर दिया था। जिसके बाद वो उन दोनों से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि मैंने अपने पिछले न जाने कितने ही साल ज़ाया कर दिए इन टायर्स को हासिल करने में, पर फिर भी मुझे इन टायर्स को आपको देने में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आप दोनों को ऑफेंड करते हुए आपके साथ पंगा नहीं लेना चाहता। मैं तो बस यहाँ पे जिंदा रहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कोई भी टायर नहीं चाहिए। 3 दिन बाद इस एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड का पोर्टल ओपन होगा, जिसके बाद मैं खुशी खुशी वापस अपनी फैमिली अपने वार ऑफ टेंपल में चला जाऊंगा। ली यंग की ये सारी बातें सुनकर जुआओ उससे कहता है, मैं आज तक जितने भी लोगों से मिला हूँ तुम उन सबसे ज्यादा समझदार और सेंसिटिव हो, इसलिए मैं भी तुम्हें यहाँ मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता, तो इसलिए जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। जुआओ की ये बात सुनकर ली यंग यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था, और वो उसे ग्रीट करके खुशी खुशी वहाँ से वापस जाने लगता है। पर अभी वो वहाँ से जा ही रहा था कि तभी गी यंग ने धोखे से पीछे से अपनी सोर्ड से उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से ली यंग की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। और ये देखकर गी यंग एक डेविल स्माइल करते हुए उससे कहता है, पर मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। और ये कहते हुए वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, और वहाँ से जाते हुए गी यंग जुआओ से कहता है, तुम तो वहाँ पे कुछ ज्यादा ही रहमदिल बन रहे थे। जिसपे जुआओ भी डेविल स्माइल करते हुए उससे कहता है कि तुम फिक्र न करो, अगली बार अपने शिकार को सबसे पहले मैं ही मारूंगा। वहीं दूसरी तरफ तो बेचारी ली यंग के सारे सपने यहाँ पे टूट गए थे, पर तभी अचानक ही वहाँ पे उसके सामने वो स्पेस क्रैक्स ओपन होने लगते हैं, और तभी ली यंग जो यहाँ पे धीरे धीरे मर रहा था उसे उन स्पेस क्रैक से एक आवाज आती है जो ली यंग से कहती है कि मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए, क्योंकि तुम तो वैसे भी मरने वाले हो, और अगर तुमने मुझे अपनी बॉडी दे दी तो मैं वो तुम्हें सब कुछ दे दूंगा जो तुम अपनी इस लाइफ में हासिल नहीं कर पाए। जिसपे ली यंग यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए उस आवाज से कहता है कि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, तुम बस उन दोनों को मेरे लिए मार दो जिन्होंने धोखे से यहाँ पे मेरी जान ली है। जिसपे वहाँ पे एक बार फिर से वही यानी वांग लिन की आवाज आती है जो ली यंग से कहता है, ओके डील डन, मैं तुम्हारे लिए उन दोनों को बहुत बुरी मौत दूंगा। और वांग लिन के ऐसा कहते ही अचानक उन स्पेस क्रैक से वही कॉन्शियसनेस एनर्जी के टुकड़े हजारों लाखों की तादाद में उन स्पेस क्रैक से बाहर आने लगते हैं, और देखते ही देखते उन कॉन्शियसनेस एनर्जी के टुकड़ों ने वांग लिन की डिवाइन सोल का रूप ले लिया था, और उसी के साथ वांग लिन ने यहाँ पे ली यंग की सोल के एक टुकड़े को बाहर निकालते हुए उसे अपनी सोल के साथ मर्ज कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। और देखते ही देखते वांग लिन की पूरी सोल धीरे धीरे ली यंग की बॉडी के अंदर जाने लगी थी, और कुछ ही देर में वांग लिन की पूरी सोल ली यंग की बॉडी के अंदर चली गई थी। और अब ली यंग यहाँ पे वांग लिन बन चुका था, और अपनी नई मिली हुई बॉडी की वजह से वांग लिन की सोल भी थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई थी। पर कुछ ही देर में वांग लिन ने यहाँ पे पूरी तरह से अपनी सोल और बॉडी के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया था, और उसके बाद जैसे ही वो जाकर एक स्टोन के ऊपर जंप करता है तो उसके जंप करने में भी इतनी ज्यादा फोर्स थी कि वो पूरा स्टोन ही वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था। और ये वांग लिन और ली यंग दोनों के दुश्मनों के लिए एक चेतावनी थी कि वांग लिन जो कि लेट स्टेज ऑफ फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम का कल्टीवेटर है वो दोबारा वापस आ गया है। और अब यहाँ पे वांग लिन का सिर्फ एक नहीं बल्कि दो कैरेक्टर्स होने वाले थे। और जैसे यहाँ पे वांग लिन अपनी आंखें खोलते हुए अपनी कॉन्शियसनेस सोल का ऑरा रिलीज करता है तो वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ आसपास का सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगा था, और उसी के साथ साथ एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड में मौजूद उसकी कॉन्शियसनेस एनर्जी के बाकी टुकड़े भी खुद ब खुद ही वापस वांग लिन की तरफ आने लगे थे, जो देखकर वहाँ पे मौजूद किसी भी कल्टीवेटर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इतने सारे कॉन्शियसनेस एनर्जी के टुकड़े कहाँ जा रहे हैं। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग लिन की सोल पूरी तरह से ली यंग की बॉडी के अंदर चली गई थी, और ऐसा होते ही एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड में मौजूद वांग लिन की कॉन्शियसनेस एनर्जी के टुकड़े वापस उसके पास आने लगते हैं, और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां वांग लिन के उस स्पेस क्रैक से बाहर आने की वजह से पूरे एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड का बैलेंस बिगड़ गया था। और तभी अचानक ही वहाँ पे जुआओ और गी यंग के सामने एक स्पेस क्रैक ओपन होता है जो उन दोनों को अपने अंदर खींचने लगा था। ये देखकर वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन जुआओ का बैलेंस यहाँ पे बिगड़ जाता है, और वो उस स्पेस क्रैक के अंदर गिरने ही वाला था कि तभी गी यंग ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए यहाँ पे किसी तरह से जुआओ को भी गिरने से बचा लिया था। पर गी यंग भी यहाँ पे ज्यादा देर खुद को नहीं संभाल पाता, और वो सीधा जुआओ समेत उसी स्पेस क्रैक के अंदर जा गिरता है, और उन दोनों के साथ साथ वहाँ से गुजर रहा एक और लड़का भी उस स्पेस क्रैक के अंदर चला गया था। वहीं दूसरी तरफ अब एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड में आए हुए सभी कल्टीवेटर्स बहुत ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड अब धीरे धीरे टूट रहा था, और अचानक ही वहाँ पे जगह जगह पे स्पेस क्रैक ओपन होने लगे थे, और अब उन स्पेस क्रैक से वो वर्निंग सोल्स भी बाहर आने लगी थी, जिन्होंने वहाँ आते ही एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड में चारों
चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ हम वांग लिन को देखते हैं, जिसने अब यहाँ पे पूरी तरह से अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी को रिफाइन कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन ऑरा भी निकलने लगा था। और उसी के साथ साथ वांग लिन को यहाँ पे ली यंग की सारी यादें भी मिल जाती हैं और ली यंग की यादों से वांग लिन को पता चलता है कि इस लड़के का नाम ली यंग है, जो कि फायर बर्निंग किंगडम से है। और उसी के साथ वांग लिन को यहाँ पे यह भी पता चल गया था कि वो टेलीपोर्टेशन एरिया 3 दिन बाद ओपन होने वाला है। और अभी वांग लिन यहाँ पे बैठे ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे मौजूद कुछ वर्निंग सोल्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जिन्हें वांग लिन ने यहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए सभी को खत्म कर दिया था। और तभी वहाँ पे वो दूसरी डिवाइन सोल भी वांग लिन के पास आते हुए उससे कहता है, दोस्त मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम असल में उस बैरियर को तोड़ के दिखाओगे और मेरी तरह यहाँ पे 2 और ओल्ड सोल्स तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। और हाँ, अब तो ये एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड टूटने वाला है, तो इसके बाद तुम आगे क्या करने वाले हो? क्या तुम यहाँ पे हमारे साथ रहकर पहले की तरह इन सोल्स को खाओगे या फिर तुमने कुछ और सोच रखा है? जिस पे वांग लिन उसे बताता है कि मैं उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल से वापस जाऊंगा। वांग लिन की ये बात सुनकर उस सोल को एक झटका लगता है और वो हैरान होते हुए कहता है, पर ये कैसे पॉसिबल है? और तभी वहाँ पे उन्हीं दोनों ओल्ड सोल्स की आवाज आती है, जो वांग लिन से कहते हैं, तुम भी अब हमारी तरह एक सोल ईटर बन चुके हो और भले तुम्हें यहाँ पे एक नई बॉडी मिल गई है, पर हो तो तुम हमारी तरह एक डिवाइन सोल ही, इसलिए तुम्हारे पास ये बॉडी होने के बावजूद भी तुम लिविंग रियलम में नहीं जा सकते, क्योंकि एक डिवाइन सोल की पावर किसी भी मोर्टल कल्टीवेटर की पावर से बहुत ज्यादा होती है। इसलिए अगर कोई डिवाइन सोल लिविंग रियलम में चली जाए तो वो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाएगी। तुम ये समझ लो कि एक डिवाइन सोल लिविंग रियलम में जाकर बिल्कुल एक डीमन बन जाएगी। इसलिए तो डिवाइन सोल और वर्निंग सोल्स को लिविंग रियलम में जाने से रोकने के लिए नेचर ने कुछ लॉ ऑफ रूल्स बनाए हैं। वो जो तुम अपने सामने शील्ड देख रहे हो, वही लॉ ऑफ द रियलम्स को रिप्रेजेंट करती है। उस शील्ड के अंदर जो कोई भी सोल अंदर घुसने की कोशिश करेगी, वो सोल वहीं पे खत्म हो जाएगी। जिस पे वांग लिन थोड़ा हैरान होते हुए उनसे पूछता है, तो फिर ये एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड किस तरह की जगह है? जिस पे वही डिवाइन सोल उसे बताता है कि ये प्योर डिवाइन एनर्जी से बना हुआ लिविंग स्पेस है, जिसके अंदर जिंदा इंसान और सोल्स दोनों रह सकते हैं। और पहले ऐसा भी नहीं था, ये भी सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हो पाया है, क्योंकि तुमने उस स्पेस क्रैक के सामने लगे हुए बैरियर को तोड़ दिया। इसी वजह से ही हमारी जैसी सोल यहाँ तक आ पाई, वरना हम लोग तो हमेशा हमेशा के लिए उसी स्पेस क्रैक के अंदर ही कैद रहने वाले थे। जिस पे वांग लिन उससे कहता है कि जब तक ये जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती, तब तक वो टेलीपोर्टेशन एरिया काम करता रहेगा। और उस टेलीपोर्टेशन एरिया के होते हुए फिर भला मैं यहाँ से बाहर क्यों नहीं जा सकता? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ पे उस टेलीपोर्टेशन एरिया से होते हुए लिविंग रियलम में जाने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जिस पे वो डिवाइन सोल उससे कहता है, ओके ओके, जैसे तुम्हें बेहतर लगे, और एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी खातिर इस एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड के डिस्ट्रॉय होने के वक्त को स्लो करने की कोशिश करूंगा, ताकि तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके। और ये कहकर वो डिवाइन सोल वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर वांग लिन उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे तुमसे एक और फेवर भी चाहिए। और यहाँ पे असल में वांग लिन उससे जू हाओ और गी यिंग को ढूंढने के लिए कहता है। उसके बाद हम एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड में आए हुए सभी कल्टीवेटर्स को उसी शील्ड की तरफ जाते हुए देखते हैं, जो उन वर्निंग सोल से बचते हुए बहुत ही मुश्किल से भाग रहे थे। और तभी हम वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं, जो कि ली यंग की साथी थी। वो परेशान होते हुए कहती है, न जाने ली यंग अभी तक यहाँ पे वापस क्यों नहीं आया, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कहीं वो यहाँ पे मर तो नहीं चुका। और अभी वो लड़की ये सब कह ही रही थी, तभी लिन टाउ नाम के एक लड़का, जो कि ली यंग की तरह ही टेंपल ऑफ वार के एक डिसेबल था, वो उस लड़की से कहता है कि तुम ली यंग के बारे में ज्यादा ना सोचो, तुम अभी बस ये सोचो कि हम इन मोस्टर से खुद को कैसे बचाएं। मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि आखिर ये इतने सारे मोस्टर्स अचानक से कहां से आ गए। जिस पे जियोंग, जो कि उन्हीं की तरह ही टेंपल ऑफ वार का ही एक डिसेबल था, वो लिन टाउ से कहता है कि अभी ये सब छोड़ो और जितना तेज हो सके भागो यहाँ से। और अभी वो इसी तरह से वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी वांग लिन भी उनके पीछे आते हुए उनसे कहता है कि मेरे लिए भी रुको। वांग लिन को वहाँ देखकर वो लड़की भी चैन की सांस लेती है, क्योंकि उनके मुताबिक तो उनका साथी ली यंग यहाँ पे आ गया था। तभी कुछ वर्निंग सोल्स वहाँ पे चारों तरफ से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं, जो देखकर वहाँ पे उन सभी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। लेकिन वो वर्निंग सोल्स उनके ऊपर अटैक कर पाते उससे पहले ही वहाँ पे वांग लिन ने अपना ऑरा रिलीज करते हुए उन सभी वर्निंग सोल्स को डरा के वहाँ से भगा दिया था, जो देखकर लिन टाउ खुश होते हुए कहता है कि मुझे लगता है आज गॉड हमारे साथ है। तभी जियोंग उनसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि अभी अभी उन मोस्टर्स ने हमारे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया, पर फिर भी यह जगह हमारे रुकने के लिए अच्छी नहीं है। हमारे लिए बेहतर यही है कि हम जितना जल्दी हो सके उसी टेलीपोर्टेशन पोर्टल को ढूंढे। जिस पे वो लड़की भी हमें अपना सारे हिलाते हुए ली यंग से कहती है, ली यंग तुम हम सभी में से सबसे ज्यादा कमजोर हो, इसलिए जितना हो सके तुम हमारे क्लोज ही रहने की कोशिश करना। उस लड़की की ये बात सुनकर वांग लिन अपने मन में कहता है कि ली यंग की यादों के मुताबिक ये लड़की उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करती थी और इसने अब तक उसके लिए काफी कुछ किया है, तो अब मेरी बारी है इसके लिए कुछ करने की। हो सकता है शायद इससे ली यंग की सोल खुश हो जाए। और वांग लिन अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी वही लड़की उसे स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर करने वाली एक पिल देती है, जिस पे वांग लिन उसका शुक्रिया अदा करता है, जो सुनकर वो लड़की भी वहाँ से जाने लगती है। वहीं वांग लिन उस पिल को देखते हुए कहता है कि मुझे अभी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी है। और ये कहकर वांग लिन वो पिल खाए बगैर ही उनके पीछे जाने लगता है। और इसी तरह वहाँ पे वो टेलीपोर्टेशन एरिया ढूंढते ढूंढते उन्हें वहाँ पे 2 दिन गुजर जाते हैं। और इन 2 दिनों में उन लोगों को भी फील होता है कि एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड की डिस्ट्रॉय होने की स्पीड कम हो गई है। और अभी वो सभी इसी तरह से वहाँ से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का टुकड़ा सीधा आकर वांग लिन की फोरहेड के अंदर चला गया था, जो कि रियल में उस डिवाइन सोल का एक मैसेज था, जिसपे वो डिवाइन सोल वांग लिन को बताता है कि मुझे लगता है तुमने मुझे जिन 2 लड़कों को ढूंढने के लिए बोला था वो ऑलरेडी मर चुके हैं। जिसपे वांग लिन उसे एक बार फिर से ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि वो यहाँ पे खुद उनसे ली यंग की मौत का बदला लेना चाहता
चाहता था और उसी के साथ वो उनसे उनका टोकन भी छीनना चाहता था ताकि वो भी उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल से होते हुए लिविंग रियल में जा सके। और अगर वो टोकन वांग लिन को यहाँ पे नहीं मिलता तो मजबूरन उसे यहाँ पे वो टोकन किसी और से छीनना पड़ता, जो कि वांग लिन नहीं चाहता था। वांग लिन की ये बात सुनकर वो डिवाइन सोल उसे कहता है कि एक डिवाइन सोल होने के बावजूद भी अभी तक भी तुम्हारे पास इतना अच्छा दिल कैसे है। ओके छोड़ो, मैं ही तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। और ये कहकर वो उन दोनों को वहाँ पे वापस से ढूंढने लगता है। तभी अचानक ही वहाँ पे एक वर्निंग सोल उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जो देखकर वांग लिन वहाँ पे एक बार फिर से अपना ऑरा रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो वर्निंग सोल डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। और ये देखकर अब लिंटा और जियोंग को भी पता चल गया था कि वो वर्निंग सोल ली यंग की वजह से ही उनके ऊपर अटैक नहीं कर रही थी। और अब तो उन लोगों को ली यंग के ऊपर शक भी होने लगा था। इसलिए जियोंग वहाँ से जाते हुए उस लड़की से माइंड टू माइंड बात करते हुए कहता है, ली यंग जब से वापस आया मुझे वो बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। इवन ये अजीब से मॉन्स्टर्स भी उससे डर रहे हैं। इसलिए अगर हम लोगों को जिंदा रहना है तो हमें उससे यहाँ पे ज्यादा देर बात नहीं करनी चाहिए। और ये कहते हुए वो सभी दोबारा वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। पर वर्निंग सोल्स तो वहाँ पे अभी भी चारों तरफ तबाही मचा रही थी। वो जिस भी कल्टीवेटर को यहाँ पे छू रही थी वो कल्टीवेटर बेचारा वहीं पे खत्म हुए जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे वांग लिन और बाकी सब उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं तो वो सभी सोल्स डर के मारे वहाँ से भागने लगती है। और तभी वही डिवाइन सोल एक वर्निंग सोल से वांग लिन को पैगाम भेजते हुए कहता है, ये लो, ये उन्हीं दोनों लड़कों के स्पेस बैग हैं जो तुम चाहते थे। पर मेरा शक यहाँ पे ठीक था, वो दोनों यहाँ पे पहले ही मर चुके थे। और ये कहकर वो वर्निंग सोल वहाँ से वापस जाने लगती है, जो देखकर वांग लिन उसे रोकते हुए कहता है रुको। और वांग लिन की ये बात सुनते ही उसके सभी साथियों को एक झटका लगता है। उन्हें यहाँ पे समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर उनका साथी ली यंग इन सोल्स के साथ कैसे बात कर रहा है। वही उस वर्निंग सोल को रोकर वांग लिन यहाँ पे उसे काफी गौर से देखने लगता है। और उस वर्निंग सोल को देखते हुए यहाँ पे उसे एक आइडिया आता है कि भले ये एक डिवाइन सोल नहीं है, पर अगर ये उस नीला ऑफ रियलम की शील्ड से निकल गई तो इसका मतलब होगा कि मैं भी वहाँ पे जा सकता हूँ। और अभी वांग लिन यहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी लिन टाओ वहाँ पे डर के मारे भागने की कोशिश करता है, जो देखकर वांग लिन उसी वर्निंग सोल को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जाके मार दो इसे। और जैसे ही वो वर्निंग सोल उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तो लिन टाओ वांग लिन के सामने झुकते हुए उसे कहता है, प्लीज रुको, मेरा तुम्हारे खिलाफ जाने का कोई अटेंशन नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा और हमेशा आपका गुलाम बन के रहूंगा। और इससे हमें यहाँ पे पता चलता है कि बेचारा लिन टाओ यहाँ पे बहुत ज्यादा बुज़दिल है और उसे मरने से बहुत ज्यादा डर लगता है। वहीं जैसे ही वो वर्निंग सोल उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तो डर के मारे उसने यहाँ पे अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। पर एंड टाइम पर वांग लिन ने उस वर्निंग सोल को रोक दिया था, जो देखकर लिन टाओ यहाँ पे चैन की सांस लेता है और वो अपनी सोल की कॉन्शियसनेस एनर्जी वांग लिन के हवाले करते हुए कहता है कि अब से मैं आपका गुलाम हूँ। वहीं लिन टाओ की सोल की वो कॉन्शियसनेस एनर्जी सीधी वांग लिन के फोरहेड के अंदर चली जाती है, जिसके बाद वांग लिन पलटकर उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है कि अब तक तो तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं तुम लोगों का साथी ली यंग नहीं हूँ, पर हाँ मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कोई मर्डरर भी नहीं हूँ, ली यंग को मैंने नहीं मारा। और ये कहकर वांग लिन उन्हें डराते हुए कहता है, पर अगर तुम लोगों ने यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो हो सकता है फिर मैं एक मर्डरर बन भी जाऊँ। और वांग लिन के ऐसा कहते ही लिन टाओ, जो कि अब उसका गुलाम बन चुका था, उसने आगे बढ़ते हुए उन दोनों के ऊपर अपनी सोल तान दी थी, जो देखकर जियोंग भी यहाँ पे अपनी सोल की कॉन्शियसनेस एनर्जी को वांग लिन के हवाले करते हुए उस लड़की से कहते, सिस्टर अब तुम्हारी बारी है। जिसपे वो लड़की आगे आते हुए वांग लिन से पूछती है, क्या बस मुझे इतना बता दो कि जब आपको ली यंग मिला था वो तब जिंदा था या मर चुका था। जिसपे वांग लिन उसे बताता है कि नहीं, तब तक वो मर चुका था। और ये सुनते ही उस लड़की को एक सदमा लगता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू भी आने लगे थे। और उसके बाद उसने भी यहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए अपनी सोल की कॉन्शियसनेस एनर्जी को वांग लिन के हवाले कर दिया था। इसका मतलब था कि अब वो दोनों भी यहाँ पे एक तरह से वांग लिन के गुलाम बन चुके थे। और तभी वांग लिन यहाँ पे उसी वर्निंग सोल के जरिए उस डिवाइन सोल से बात करते हुए कहता है कि अभी मुझे यहाँ पे तुम्हारी इन वर्निंग सोल्स की जरूरत है। जिसपे वो डिवाइन सोल वांग लिन से कहता है, ओके तुम इन सोल्स के साथ जो मर्जी करो, मैं तुम्हें इनका पूरा कंट्रोल देता हूँ। ये सुनकर वांग लिन यहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए अपनी तीनों डिसेबल्स की एनर्जी को बढ़ाते हुए कहता है कि तुम लोग पहले उस पोर्टल के अंदर चले जाओ। जिसपे वो तीनों उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं, ओके मास्टर। और ये कहकर वो तीनों उसी लॉ ऑफ रियलम की शील्ड की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसके अंदर वो टेलीपोर्टेशन एरिया ओपन होने वाला था। उसके बाद हमें उसी लॉ ऑफ रियलम की शील्ड के पास का सीन दिखाया जाता है, जिसे अब उन वर्निंग सोल्स ने चारों तरफ से घेर रखा था। और जो कोई भी कल्टीवेटर वहाँ पे आ रहा था वो सभी वर्निंग सोल्स उसे वहाँ पे मारे जा रही थी। और ये सब देखकर उस शील्ड के अंदर मौजूद लोग भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे, पर उन्हें यहाँ पे इस बात की तसल्ली भी थी कि चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए पर ये वर्निंग सोल्स इस शील्ड को क्रॉस नहीं कर पाएंगी। और दूर से खड़ा होकर वांग लिन ये सब देखते हुए अपने मन में कहता है, तो ये है लॉ ऑफ रियलम की वो शील्ड जिसे तोड़कर मुझे अंदर जाना होगा। और तभी देखते ही देखते उस लॉ ऑफ रियलम की शील्ड के अंदर वो टेलीपोर्टेशन एरिया ओपन होने लगता है, जो देखकर वहाँ पे मौजूद सभी कल्टीवेटर्स खुश होते हुए चैन की सांस लेते हैं। लेकिन तभी अचानक उन सभी की नजर उस शील्ड के बाहर जाती है, जहाँ पे वो सभी वर्निंग सोल्स वांग लिन के उन तीनों डिसेबल्स को रास्ता देते हुए इधर उधर होने लगती हैं, जो देखकर वहाँ पे मौजूद किसी भी कल्टीवेटर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये वर्निंग सोल्स उन तीनों कल्टीवेटर से कैसे डर रही है। और तभी देखते ही देखते वहाँ पे वो तीनों भी उस शील्ड के अंदर आ गए थे, जो देखकर वांग लिन यहाँ पे एक वर्निंग सोल को उस शील्ड के अंदर भेजने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो वर्निंग सोल उस शील्ड के साथ टकराती है तो वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो देखकर वहाँ पे मौजूद कल्टीवेटर्स को एक बार फिर से झटका लगता है। और वो सभी हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये मोस्टर्स खुद को ही क्यों मार रहे हैं। तभी वो डिवाइन सोल यहाँ पे वांग लिन से माइंड टू माइंड बात करते हुए उससे कहता है, तुम्हारा ये मेथड काम नहीं करने वाला, क्योंकि ये शील्ड स्पेशल बायो स्पीशीज के लिए बनी हुई है और जो कोई भी सोल इसके अंदर जाने की कोशिश करेगी वो वहीं पे खत्म हो जाएगी। जिसपे वांग लिन को थोड़ा गुस्सा आता है और उसने अचानक ही वहाँ पे काफी सारी वर्निंग सोल से
उस शील्ड के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन वो सभी वर्निंग सोल उस शील्ड से टकराते ही वहीं पे खत्म हो गई थी। और ये सब वांग लिन यहाँ पे काफी गौर से देख रहा था कि जब भी कोई सोल उस शील्ड से टकराती है तो उस शील्ड से एक ब्लैक कोरा निकलता है, और मुझे लगता है यही ब्लैक कोरा ही लॉ ऑफ रियलम है जो कि इन वर्निंग सोल्स को अंदर जाने से रोक रहा है। और ये सोचकर वांग लिन ने अब की बार हजारों वर्निंग सोल से उस शील्ड के ऊपर अटैक कर दिया था, जो देखकर तो बेचारे अंदर वाले कल्टिवेटर्स भी डर गए थे। लेकिन उन हजारों में से कोई एक सिंगल वर्निंग सोल भी उस शील्ड को पार नहीं कर पाती, और वो सभी उस शील्ड से टकराते ही वहीं पे डिस्ट्रॉय हुए जा रही थी। जो देखकर वांग लिन को यहाँ पे एक आइडिया आता है, और वो अचानक ही वहाँ पे मौजूद एक वर्निंग सोल के अंदर अपनी कॉन्शियसनेस एनर्जी डाल देता है, और उसके बाद वो सोल को दोबारा उस शील्ड की तरफ भेजता है। और ये सोल वाकई उस शील्ड को क्रॉस करते हुए अंदर चली गई थी, और अंदर जाते ही उसने वहाँ पे 2-3 कल्टिवेटर्स को भी निपटा दिया था। पर वो ब्लैक कोरा उसे दोबारा वहाँ से घसीटते हुए बाहर ले आता है, और बाहर आते ही वो सोल वहीं पे आके डिस्ट्रॉय हो गई थी। और ये देखकर वांग लिन थोड़ा खुश होते हुए कहता है, तो इसका मतलब है मेरा शक सही था, मेरी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी को उस लॉ ऑफ रियलम का ब्लैक कोरा भी नहीं रोक पा रहा। और ये सोचकर वांग लिन यहाँ पे पूरी तरह से उस ब्लैक कोरा को चेक करने के लिए एक के बाद एक अपनी कॉन्शियसनेस एनर्जी के टुकड़े उस शील्ड के अंदर भेजने लगता है। और ये सब देखते हुए वांग लिन को यहाँ पे आइडिया हो गया था कि वो कैसे शील्ड के अंदर जा सकता है। उसे बस यहाँ पे एक ऐसे आर्मर की जरूरत थी जिसके अंदर उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस की एनर्जी हो। और तभी वो डिवाइन सोल दोबारा यहाँ पे वांग लिन से माइंड टू माइंड बात करते हुए कहता है, दोस्त ये तुम क्या कर रहे हो, वो ब्लैक कोरा यहाँ पे तुम्हारी सोल को डैमेज कर रहा है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो देखते ही देखते सिर्फ थोड़ी ही देर में तुम्हारी सोल पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी, जिसके बाद तुम यहाँ से बच जाने की तो छोड़ो, यहाँ पे भी नहीं सर्वाइव कर पाओगे। जिसपे वांग लिन भी उससे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मुझे यहाँ से बाहर निकलने का आइडिया मिल गया है। और ये कहकर वो जू और गियेंग के स्पेस बैग को यहाँ पे बाहर निकालता है, जिनसे वो हाई लेवल के क्रिस्टल्स को बाहर निकालते हुए उनसे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए एक आर्मर बनाता है। और उसके बाद वांग लिन ने यहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी से बने हुए उस आर्मर को अपने चारों तरफ लपेट लिया था। और तभी उसी वक्त वो टेलीपोर्टेशन एरे भी वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वहाँ पे मौजूद सभी कल्टिवेटर्स वहाँ पे अपने अपने टोकन्स का यूज करते हुए वापस अपनी दुनिया यानी लिविंग रियलम में जाने लगते हैं। पर वांग लिन के वो तीनों डिसेबल्स अभी भी वहीं पे रुके हुए थे, जो देखकर वांग लिन माइंड टू माइंड बात करते हुए उन्हें ऑर्डर देता है कि तुम तीनों भी यहाँ पे अपने अपने टोकन्स का यूज करते हुए वापस लिविंग रियलम में चले जाओ। जिसपे वो तीनों भी वहाँ पे वांग लिन को ग्रीट करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जो देखकर वांग लिन भी यहाँ पे उस लॉ ऑफ रियलम की शील्ड की तरफ बढ़ने लगता है, और वांग लिन को वहाँ से जाते हुए देखकर वो तीनों डिवाइन सोल्स भी वहाँ पे आ गई थी, जो कि वांग लिन को वहाँ से जाते हुए दिखने लगते हैं। पर जैसे ही वांग लिन उस शील्ड के पास जाता है तो उस शील्ड के अंदर मौजूद उस लॉ ऑफ रियलम के ब्लैक कोरा ने बाहर आते हुए वांग लिन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। पर वांग लिन भी यहाँ पे अपनी स्पीड का यूज करते हुए बहुत ही तेजी से मूव करते हुए उससे बचने लगता है। पर एक टाइम पर उस ब्लैक कोरा ने दोनों तरफ से वांग लिन के ऊपर अटैक कर दिया था, और इस बार वांग लिन भी उस ब्लैक कोरा के अटैक से नहीं बच पाता, जिसकी वजह से यहाँ पे उस ब्लैक कोरा ने वांग लिन को पूरी तरह से अपने अंदर जकड़ लिया था। जो देखकर वांग लिन भी यहाँ पे अपने उसी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी से बने हुए आर्मर का यूज करते हुए दोबारा वहाँ से भागने लगता है। पर इस सब में अब धीरे धीरे उसके आर्मर के ऊपर क्रैक्स भी आने लगे थे, लेकिन इस सब को इग्नोर करता हुआ वांग लिन सीधा उसी शील्ड के अंदर चला गया था, जहाँ जाते ही वो अपने टेलीपोर्टेशन टोकन का यूज करते हुए वहाँ से टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है। पर वो ब्लैक कोरा भी यहाँ पे एक बार फिर से उसे चारों तरफ से जकड़ते हुए उसे वहाँ से टेलीपोर्ट होने से रुकने लगता है। पर वांग लिन ने भी आज यहाँ पे ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो वापस लिविंग रियलम में जाके रहेगा, इसलिए वो यहाँ पे अपनी टेलीपोर्टेशन टोकन की पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है, मैं ऑलरेडी एक बार मर चुका हूँ, पर इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। और ये कहकर वांग लिन यहाँ पे अपनी फुल पावर का यूज करते हुए वहाँ से टेलीपोर्ट होने की कोशिश करने लगता है। वहीं वो ब्लैक कोरा भी उसे यहाँ पे रुकने का अपना पूरा दम लगा रहा था, और इतनी ज्यादा फोर्स की वजह से यहाँ पे वांग लिन के मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। लेकिन उसके बावजूद भी वांग लिन यहाँ पे हार नहीं मानता, वो यहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर नेचर के रूल्स को तोड़ते हुए वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया था। जो देखकर वहाँ पे मौजूद उन तीनों डिवाइन सोल्स को भी एक झटका लगता है, और वो तीनों यहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं कि यकीन नहीं हो रहा कि वो वाकई यहाँ पे लॉ ऑफ रियलम के रूल्स को तोड़ते हुए लिविंग रियलम में चला गया है। जिसपे वो जूनियर डिवाइन सोल उनसे पूछता है, पर लिविंग रियलम में जाने के बाद वो फिर भी एक सोल ईटर ही रहेगा या फिर चेंज हो जाएगा। जिसपे वो सीनियर डिवाइन सोल उसे बताती है कि उसकी सोल डिवोरिंग का नेचर यहीं पे रह गया है, पर हाँ उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी अभी भी उसके पास है, जिसको पूरी तरह से रिफाइन करने के बाद वो लिविंग रियलम का सबसे पावरफुल पर्सन बन जाएगा। और तभी हम वांग लिन को वहाँ पे एक स्पेस टनल के अंदर देखते हैं, जहाँ से वो टेलीपोर्ट होते हुए लिविंग रियलम की तरफ जा रहा था। और वहाँ से जाते हुए वो गुस्से से कहता है, फूजियान रेडी हो जाओ, मैं वांग लिन तुमसे अपना बदला लेने के लिए आ रहा हूँ। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बार अपलोड करनी पड़ रही है, इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो पूरी देखिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग लिन लॉ ऑफ रियलम के सभी रूल्स को तोड़ता हुआ टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर आ गया था, और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हमें बर्निंग किंगडम का सीन दिखाया जाता है। और आज यहाँ पे टेंपल ऑफ वार के एक एल्डर अपने सभी डिसेबल्स को लेकर अपने एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड से आने वाले डिसेबल्स का स्वागत करने के लिए एक टेलीपोर्टेशन एरे के पास आए हुए थे। और सेम इसी तरह आज हर कॉन्टिनेंट के अंदर इसी तरह से टेलीपोर्टेशन एरे एक्टिवेट होने वाला था। और अभी वहाँ पे
टेंपल ऑफ वार के लोग अपने डिसेबल्स के आने का वेट कर ही रहे थे कि तभी अचानक ही वो टेलीपोर्टेशन एरिया एक्टिवेट होता है, जिससे देखते ही देखते टेंपल ऑफ वार के वो तीनों डिसेबल्स वहाँ पे आ चुके थे। और जैसे ही वो तीनों वहाँ पे पहुंचते हैं तो टेंपल ऑफ वार के बाकी डिसेबल्स उनके पास जाकर उनका वेलकम करते हुए उनसे पूछने लगते हैं, क्या आप लोगों को एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड के अंदर कोई अमेजिंग ट्रेजर मिला? और अभी वो सभी डिसेबल्स इसी तरह से वहाँ पे उन तीनों को घेर के खड़े हुए थे कि तभी टेंपल ऑफ वार के एल्डर उन तीनों से कहता है, तुम तीनों को वापस देखकर बहुत अच्छा लगा और उसी के साथ मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि तुम तीनों की कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, पर अफसोस तुम में से कोई भी अपने साथ एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड से ट्रायल्स नहीं आ पाया। अपने एल्डर की ये बात सुनकर वहाँ पे आए हुए सभी डिसेबल्स को एक झटका लगता है और उसी के साथ वो सब यहाँ पे थोड़ा सैड भी हो गए थे, जो देखकर लिंटाओ जल्दी से उस एल्डर से कहता है, नहीं एल्डर, ऐसी कोई बात नहीं है, जूनियर ली यंग का भी आना बाकी है। एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड की सिचुएशन अचानक ही थोड़ा खराब हो गई थी, इसलिए उसने वहाँ पे हम तीनों को पहले जाने का बोल दिया। अभी थोड़ी देर में वो भी यहाँ पे पहुंचता ही होगा। लिंटाओ की ये बात सुनकर वहाँ पे मौजूद सभी डिसेबल्स को एक बार फिर से झटका लगता है और वो सभी वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहने लगते हैं, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वाकई जूनियर ब्रदर ली यंग भी बच गया है। हम में से तो ये किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि वो एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड के अंदर सर्वाइव कर पाएगा। और अभी वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वो एल्डर गुस्से से वहाँ पे उन सभी को डांटते हुए कहता है कि तुम सभी अपनी बकवास बंद करो। क्या तुम सभी यहाँ पे ली यंग के मरने की राह देख रहे थे? क्या यही तुम्हारे मास्टर ने तुम सभी को सिखाया है कि अपनी एक साथी डिसेबल के बारे में ऐसा सोचो? तभी वो लड़की वहाँ पे आगे आकर सभी डिसेबल्स को बताती है कि जूनियर ब्रदर ली यंग ने बीते कुछ सालों में एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड के अंदर बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस की है, जिसकी वजह से अब वो हम सभी में से सबसे ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इसलिए आप में से किसी को भी उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी वो सभी वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वो टेलीपोर्टेशन एरिया एक बार फिर से एक्टिवेट होता है, जिससे अब की बार वांग लिन भी टेलीपोर्ट होता हुआ वहाँ पे पहुंच चुका था। और उसकी एक कमाल की एंट्री देखकर वहाँ पे मौजूद सभी डिसेबल्स के मुंह खुले के खुले रह गए थे। लेकिन वांग लिन वहाँ पे उन सभी को इग्नोर करते हुए उस एल्डर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो वहाँ पे उस एल्डर की तरफ बढ़ने लगता है, वैसे वैसे ही वहाँ पे चारों तरफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल कोल्ड ऑरा फैलने लगता है। इवन वांग लिन के हर स्टेप के साथ वहाँ की पूरी जमीन भी बर्फ में जमने लगी थी, जो देखकर वहाँ पे उस एल्डर के साथ साथ किसी भी डिसेबल को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वाकई वही ली यंग है जिसे वो पहले जानते थे। और ये सब असल में वांग लिन यहाँ पे जानबूझ के कर रहा था ताकि वो लोग जो ली यंग से जलते थे या फिर उसे परेशान करते थे, वो उसकी इस प्रेजेंस को देखकर खुद ब खुद ही अपनी सोच बदल ले, क्योंकि वांग लिन के पास अब यहाँ पे इन फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं था। उसे बस जल्द से जल्द पावरफुल बनकर अपना बदला लेना था। वहीं वो एल्डर भी ली यंग को काफी गौर से देखते हुए अपने मन में कहता है, इससे तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल कोल्ड ऑरा निकल रहा है। क्या ये वाकई वही कमजोर ली यंग है जिसे यहाँ पे हर कोई परेशान किया करता था? और तभी वांग लिन उस एल्डर के पास जाकर, जिसका नाम एल्डर हाउ था, उसे ग्रीट करता है, जिस पे एल्डर हाउ भी स्माइल करते हुए उससे कहता है, ओके अब जब तुम वापस आ गए हो तो मुझे लगता है हम सभी को मिलकर वापस अपने टेंपल ऑफ वार के अंदर जाना चाहिए। जिस पे वांग लिन कोल्ड टोन में उस एल्डर से कहता है, सॉरी एल्डर, पर मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है जिसकी वजह से मैं वापस आपके साथ टेंपल ऑफ वार में नहीं चल सकता, पर एक बार मैं अपना काम निपटा लूं उसके बाद मैं खुद ही वहाँ पे वापस आ जाऊंगा। और हाँ, ये स्पेस मैग भी रखिए, इसके अंदर मेरे पिछले 50 सालों के एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड के अंदर कलेक्ट किए हुए ट्रायल्स मौजूद है, पर इसमें मौजूद सभी मैजिक वेपन्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, अब बस उनके मटेरियल्स ही बचे हैं। वांग लिन की ये सारी बातें सुनकर एल्डर हाउ को उसके ऊपर और भी ज्यादा शक होने लगता है और जब वो अपनी स्पिरिचुअल आई पावर का यूज करके उसकी सोल को चेक करने की कोशिश करता है तो वांग लिन की बॉडी से सिर्फ और सिर्फ कोल्ड ऑरा ही निकल रहा था, जो देखकर उस एल्डर को एक बार फिर से झटका लगता है। लेकिन वो ये शो नहीं करता और वो शौक होते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इस सब के बारे में पैलेस मास्टर को बताना होगा, वही आप फैसला करेंगे कि आखिर इस ली यंग के साथ क्या प्रॉब्लम है। और तभी वहाँ पे वांग लिन एक बार फिर से एल्डर हाउ को ग्रीट करते हुए एल्डर हाउ और उन सभी डिसेबल्स को वहाँ पे हैरान छोड़कर चुपचाप अपनी सोर्स से उड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें बर्निंग किंगडम की एक और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे। तभी वांग लिन वहाँ पे उड़ते हुए लैंड करता है, जो देखकर वहाँ पे मौजूद सभी बच्चे उसके पास जाकर इमोर्टल इमोर्टल कहकर चिल्लाने लगते हैं। और तभी उनमें से एक छोटा बच्चा वांग लिन से कहता है, मेरी माँ कह रही थी कि अगर इमोर्टल्स ना होते तो हमारी बर्निंग सिटी के उस वोल्केनो को कोई भी नहीं रोक पाता, और आज अगर हम सभी जिंदा हैं तो वो सब भी बस इन इमोर्टल्स की वजह से है, इसलिए मैं भी बड़ा होकर फ्यूचर में एक इमोर्टल बनूंगा। और तभी वहाँ पे उन बच्चों की माँ उन्हें वहाँ पे खाना खाने के लिए बुलाती है और ये सब देखकर यहाँ पे वांग लिन के इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी सोल एक बार फिर से उस बॉडी के अंदर अनस्टेबल होने लगती है। इवन इस सब की वजह से वांग लिन के मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था, जो देखकर वांग लिन खुद से ही कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इस बॉडी को पूरी तरह से समझना होगा और उसके लिए मुझे किसी सेफ जगह की जरूरत होगी। और ये कहकर वांग लिन एक बार फिर से वहाँ से आगे बढ़ते हुए एक वैली के अंदर आ जाता है, जहाँ वो अपनी इस नई बॉडी को एक्सप्लोर करते हुए अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर आ जाता है। लेकिन जब वांग लिन की नजर वहाँ पे सामने की तरफ जाती है तो वहाँ देखते ही उसे एक झटका लगता है, क्योंकि उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर उसकी वो फ्लाइंग स्पिरिट सोर्ड और वो हेमली पर्ल दोनों घूम रहे थे, जो कि उसकी पिछली बॉडी के स्पिरिट वेपन्स थे। लेकिन वांग लिन की सोल के साथ साथ वो दोनों भी इस बॉडी के अंदर आ गए थे और यही बात वांग लिन को यहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान कर रही थी। पर तभी वांग लिन को वहाँ पे अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर किसी और भी चीज के होने का एहसास होता है, जिसकी वजह से वांग लिन वहाँ पे अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर इधर उधर काफी गौर से देखने लगता है। पर तभी अचानक ही उसके पीछे उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल रेड एनर्जी बाहर निकलती है और उस रेड लाइटिंग एनर्जी को देखते ही वांग लिन भी पहचान गया था कि ये उसकी वही कॉन्शियसनेस एनर्जी है, जो कि उस लॉ ऑफ रियलम के ब्लैक ऑरा की फोर्स की वजह से अचानक ही उस टेलीपोर्टेशन एरिया के अंदर
अंदर अपग्रेड हो गई थी, जिसपे उस वक्त वांग लिन ने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और वांग लिन ये भी नहीं जानता था कि वो सिर्फ इसी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी की वजह से ही वापस लिविंग रियलम में आ पाया था। और तभी वांग लिन अपनी उस डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी को देखते हुए कहता है कि इस एनर्जी ने मेरी उस लॉ ऑफ रियलम से निकलने में बहुत ज्यादा मदद की थी, इसलिए मैं इस एनर्जी के पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। और तभी देखते ही देखते वहाँ पे उस डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी ने वांग लिन की फ्लाइंग स्पिरिट स्वॉर्ड और हेवनली पल की पावर को भी दोबारा एक्टिवेट करते हुए उन्हें अपने साथ जोड़ लिया था। और तभी देखते ही देखते वहाँ पे उन तीनों की पावर एक साथ मर्ज होने लगती है और आपस में मर्ज होने के बाद वो तीनों वांग लिन के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर चले गए थे। और जब वांग लिन नीचे बैठकर अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करता है तो वो डिवाइन एनर्जी उसके पूरी सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर फैल गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे अचानक ही उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जो देखकर वांग लिन भी शॉक होते हुए कहता है कि इस डिवाइन एनर्जी को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही जल्द ये डिवाइन एनर्जी मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस को ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस में ट्रांसफॉर्म कर देगी। और अगर एक बार ऐसा हो गया तो मैं इस लिविंग रियलम के रूल से भी निकल जाऊंगा और मेरे ऊपर इस लिविंग रियलम का कोई भी रूल या लॉ काम नहीं करेगा। और इसी के साथ वांग लिन वहाँ से होता हुआ अपने हेवनली पल के ड्रीम स्पेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पे उसके माँ बाबा की सोल्स अभी भी उसी शील्ड के पोर्टल के अंदर घूम रही थी। और अपने माँ बाबा की सोल्स को देखकर वांग लिन यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे यहाँ पे एक बार फिर से अपने माँ बाबा के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं कि कैसे वो तीनों मिलकर खुशी खुशी रहा करते थे। और उसी के साथ उसे वो पल भी याद आता है जब उसके माँ बाबा मर रहे थे। और ये सब याद करके वांग लिन वहाँ पे अपने माँ बाबा की सोल के सामने झुकते हुए कहता है, माँ बाबा ये मैं ही हूँ, आपका टाइजू, देखिए आपका प्यार मुझे वापस खींच लाया, अब बस आप प्लीज थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, एक बार मैं अपनी इंजरी से पूरी तरह से रिकवर हो लूं, उसके बाद मैं आप लोगों को वापस लाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। और उसी के साथ आप फूजियान का भी अपने गुनाहों की सजा भुगतने का टाइम आ चुका है, मैं उससे खून का बदला खून से ही लूंगा। और उसके बाद वांग लिन वहाँ पे अगले 1 साल तक अपने ड्रीम स्पेस के अंदर ही बैठकर प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन ड्रीम स्पेस का 1 साल बाद के पास कुछ महीनों के ही बराबर था और अपनी कल्टीवेशन से उठने के बाद वांग लिन गियिंग के स्पेस बैग से एक वेपन के टुकड़े को बाहर निकालते हुए कहता है, ये आयरन का टुकड़ा मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है, पर अफसोस मैं मैजिक वेपन्स को रिफाइन करना नहीं जानता, इवन मैं तो एक नॉर्मल सी सोर्ड भी नहीं बना सकता, पर अभी के लिए ये सिर्फ मेरे एक ही काम आ सकता है। और ये कहकर वांग लिन ने अपनी फ्लाइंग सोर्ड उसी आयरन टुकड़े के अंदर भेज दी थी, ताकि टाइम के साथ साथ उसकी फ्लाइंग स्पिरिट सोर्ड की पावर बढ़ती रहे। और उसके बाद वो मास्टर सीतू के सामने आता है, जहाँ पे मास्टर सीतू अभी भी डीप स्लीप में ही थे, जो देखकर वांग लिन मास्टर सीतू को बताता है, मास्टर मैं फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के मिडिल स्टेज पे पहुंच चुका हूँ, लेकिन मैं अपनी उस डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी के साथ मैं पेल फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज के कल्टीवेटर को भी आसानी से हरा सकता हूँ। और अब मुझे ये भी यकीन है मैं फूजियन के साथ फाइट करते हुए उसे भी हरा सकता हूँ। और ये कहकर वांग लिन अपने ड्रीम स्पेस से बाहर जाने लगता है, लेकिन वहाँ से बाहर जाते ही उसकी नजर एक अजीब से क्रिस्टल के ऊपर पड़ती है, जिसे उसका हेवनली पल वहाँ पे अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए रिफाइन कर रहा था, जो देखकर वांग लिन भी स्माइल करते हुए कहता है, इससे तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा है, अगर मैं जैसा चाहता हूँ ये उसी तरह से रिफाइन हो गया तो ये आगे चलकर फ्यूचर में मेरी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। उसके बाद हम लोग बर्निंग सिटी के अंदर ही स्कॉर्पियन इनसेट के कुछ कल्टीवेटर्स को देखते हैं, जो कि अपने अपने कोफिन के ऊपर बैठे हुए बर्निंग सिटी के उसी वोल्केनो की तरफ जा रहे थे। और वहाँ जाते हुए एक कल्टीवेटर अपनी साथ वाली लड़की से कहता है, जूनियर सिस्टर तुम उस बर्निंग गोल्ड फ्रूट को लेने के लिए पहली बार आ रही हो ना, जिसपे वो लड़की हमें अपना सर हिलाती है। ये देखकर वो ओल्ड कल्टीवेटर उस लड़की को उस बर्निंग सिटी के बारे में बताते हुए कहता है कि हमारी ये बर्निंग सिटी पूरी तरह से वोल्केनो से भरी हुई है और इस वजह से ही ये जगह पूरी तरह से फायर एट्रीब्यूट की स्पिरिचुअल एनर्जी से पूरी तरह से भरी हुई है। और ये स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर कोई कल्टीवेटर ज्यादा देर तक इसे अब्सॉर्ब करने की कोशिश करे तो ये उस कल्टीवेटर की मरीडेज तक को भी जला सकती है, इसलिए तुम यहाँ पे कम ही सांस लेना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी भी मरीडेज यहाँ पे पूरी तरह से जलकर राख हो जाए। और अगर तुमने वो बर्निंग गोल्डन फ्रूट हासिल कर लिया तो तुम उसकी मदद से स्पिरिट मेल्टिंग पिल भी रिफाइन कर सकती हो। जिस पे वो लड़की उस ओल्ड कल्टीवेटर से पूछती है कि क्या वो गोल्डन बर्निंग फ्रूट सिर्फ जिनशेन माउंटेन्स में ही पाया जाता है, जिस पे वो ओल्ड कल्टीवेटर उसे बताता है कि हाँ बिल्कुल, जब जिनशेन माउंटेन्स के अंदर वो फ्रूट्स पूरी तरह से पक जाते हैं तो बर्निंग सिटी के 4 मेजर क्लैंस के लोग आकर एक एक करके उन बर्निंग गोल्डन फ्रूट्स को तोड़ने लगते हैं। और उसके बाद वो तीनों यहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें करते हुए जिनशेन माउंटेन्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जब वो लोग जिनशेन माउंटेन्स के वोल्केनो के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे और किसी क्लैन का कोई भी कल्टीवेटर मौजूद नहीं था, जो देखकर वो लड़की थोड़ा चौंकते हुए कहती है, क्या बाकी क्लैन के सभी लोग पहले से ही वो फ्रूट लेकर जा चुके हैं? जिस पे एक दूसरा ओल्ड कल्टीवेटर उसे बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब वो बर्निंग गोल्डन फ्रूट पूरी तरह से पक जाता है तो उस गोल्डन फ्रूट के डिवाइन ऑरा की वजह से इस वोल्केनो से निकल रही ये पॉइजनस गैस खत्म हो जाती है। पर अभी तक ये पॉइजनस गैस पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, इसका मतलब है कि बाकी सभी क्लैंस में से सबसे पहले हम ही यहाँ पे पहुंचे हैं। और तभी देखते ही देखते वहाँ पे वो पॉइजनस गैस धीरे धीरे खत्म होने लगती है, जो देखकर वो ओल्ड कल्टीवेटर अपने दोनों साथियों से कहता है कि चलो अब हम लोग नीचे जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो तीनों उस वोल्केनो के अंदर जाने की तैयारी करते हैं तो तभी वांग लिन उस वोल्केनो से बाहर आता है, जो कि उस बर्निंग गोल्डन फ्रूट की पूरी जल कोई अपने साथ ले आया था। और अभी वांग लिन वहाँ से जा ही रहा था कि तभी वही ओल्ड कल्टीवेटर उसे रोकते हुए कहता है, हे रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? जिसपे वांग लिन भी उससे कोल्ड टून में पूछता है, क्यों, तुम्हें क्या मसला है? जिसपे वही ओल्ड कल्टीवेटर गुस्से से उसे कहता है कि हम लोग साल में सिर्फ 10 बर्निंग फ्रूट ही ले जाते हैं, फिर तुम्हारी इस पूरी रूट को अपने साथ ले जाने की हिम्मत कैसे हुई? इसका मतलब है कि तुम उस बर्निंग फ्रूट के पेड़ को नुकसान पहुंचा के आ रहे हो। लेकिन वांग लिन यहाँ पे उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए चुपचाप वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर वो तीनों कल्टीवेटर
क्रिएटर्स वहाँ पे गुस्से से अपने अपने कोफन की पावर का यूज करते हुए अचानक ही वंगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे वो तीनों वंगलिन के पास पहुंचते हैं तो वंगलिन ने अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी के सिर्फ एक अटैक से ही उन तीनों को वहीं पे खत्म कर दिया था। इवन उन तीनों की बॉडीज भी वहाँ पे पूरी तरह से राख में मिल गई थी। जिसके बाद वंगलिन दोबारा वहाँ से जाने लगता है, पर अभी वंगलिन वहाँ से जा ही रहा था कि तभी वंगलिन को वहाँ पे किसी वंडिंग सोल के होने का एहसास होता है। और ये एहसास होते ही जब वंगलिन पीछे मुड़कर देखता है तो एक वंडिंग सोल वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, जिसको वंगलिन वहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए पकड़ लेता है। और वो सोल वंगलिन के सामने आते ही उससे झुककर माफी मांगते हुए उससे कहता है, दोस्त प्लीज मेरे ऊपर थोड़ा रहम दिखाओ। मेरा नाम जू लिंग गाओ है और मैं टियान गेंग सेट के एक डिसाइबल हूँ और मेरा टियान गेंग सेट पूरी बर्निंग सिटी में 4th लेवल पे आता है। ये सब मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे तुम्हें ऑफेंड करने का कोई भी इरादा नहीं था। कुछ तो बोलो प्लीज, मुझे माफ कर दो। पर वंगलिन तो यहाँ पे अपनी सोच में खोया हुआ था। उसे उस सीनियर डिवाइन सोल की वो बात याद आती है जिसमें उसने वंगलिन को बताया था कि अगर कोई वंडिंग सोल गलती से लिविंग रियलम के अंदर चली जाती है तो उसे एक डेविल कहा जाता है। पर ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है। ऐसे कल्टिवेटर जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं उनकी सोल बस दफा लिविंग रियलम के अंदर ही रुकने की कोशिश करती है। और ये सारी बातें याद करते हुए वंगलिन अपने मन में कहता है, ओ तो ये एक डेविल सोल है, इंटरेस्टिंग। और ये सोचकर वंगलिन उस सोल को पकड़ते हुए अपने साथ एक केव के अंदर ले आता है और उसी के साथ वंगलिन ने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस केव की एंट्रेंस के ऊपर एक शील्ड भी लगा दी थी ताकि वो डेविल सोल वहाँ से भाग न जाए। ये देखकर वो सोल गुस्से से वंगलिन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बिहेव करने की। शायद तुम ये बात नहीं जानते कि मैं जब जिंदा था तब मैं एक नेसेंट सोल लेवल का कल्टीवेटर था और अभी भी मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ कि अपनी सिर्फ एक उंगली के इशारे से ही तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। लेकिन वंगलिन यहाँ पे उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उन बर्निंग फ्रूट्स को देखने लगा था, जो देखकर वो सोल गुस्से से अपने मन में कहता है, आखिर ये पर्सन कुछ बोल क्यों नहीं रहा, कहीं ये मेरे साथ यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं करने वाला। और ये सोचकर वो दोबारा यहाँ पे वंगलिन को बलखाने के लिए उसे अलग अलग धमकियां देने लगता है, जो सुनकर अब यहाँ पे वंगलिन के कान भी पक चुके थे। इसलिए वो यहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का ऑरा रिलीज करते हुए गुस्से से सोल से कहता है कि अब अगर तुमने यहाँ पे कोई भी बकवास की तो मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर डालूंगा। वंगलिन की ये धमकी सुनकर वो सोल वंगलिन के पास जाते हुए उससे कहता है, शुक्र है तुम कुछ बोले तो सही, प्लीज अब मुझे छोड़ दो। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। उस सोल की ये बात सुनकर वंगलिन सोचते हुए अपने मन में कहता है कि वंडिंग सोल के पास ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी कल्टीवेटर की कल्टीवेशन को ऑब्जर्व कर सकती है और अगर मैंने इसे यहाँ पे कल्टीवेशन को ऑब्जर्व करना सिखा दिया तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। वहीं वंगलिन को इस तरह से सोचते हुए देखकर वो सोल वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वंगलिन ने यहाँ पे अपनी आर्ट ऑफ ग्रेविटी टेक्निक का यूज करते हुए दोबारा उसे पकड़ लिया था। और इसी के साथ वंगलिन को यहाँ पे एक और आइडिया आता है और वो सोचते हुए अपने मन में कहता है कि अगर मैं इस तरह की और भी वंडिंग सोल्स को अपने साथ मिला लूं तो फूजियन से बदला लेना मेरे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और ये सोचकर वंगलिन यहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उस सोल की पहले वाली कॉन्शियसनेस मेमोरी को खत्म करने लगता है। और देखते ही देखते अब वो सोल के अंदर पूरी तरह से वंगलिन की डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी चली गई थी और उसी के साथ वो सोल वहाँ पे बेहोश भी हो गई थी, जो देखकर वंगलिन उसे अपने पास बुलाते हुए कहता है कि फाइनली इसकी पहले वाली कॉन्शियसनेस पूरी तरह से खत्म हो गई है और मेरी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी को ऑब्जर्व करने की वजह से ये तो एक बेबी शेपिंग पीरियड रियलम के कल्टीवेटर से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और जैसे ही उस सोल को यहाँ पे दोबारा होश आता है तो वो वंगलिन को अपने सामने देखते हुए उससे पूछता है, कौन हो तुम और ये मैं कहाँ पे हूँ और मैं कौन हूँ। ये देखकर वंगलिन उसे कोई भी जवाब नहीं देता और उसने उसे उस केव के दूसरी साइड पे भेजते हुए एक और शील्ड उसके सामने लगा दी थी ताकि वो केव के इस तरफ न आ पाए। जिसके बाद वंगलिन उसी बर्निंग फ्लूट की रूट के पास जाकर उसकी सारी पावर को अपने हेवनली पल के अंदर ऑब्जर्व करने लगता है ताकि हेवनली पल के अंदर जो वेपन रिफाइन हो रहा है उसे रिफाइन करने में हेवनली पल को आसानी हो सके। और उसके बाद वंगलिन ने उसी शील्ड के सामने आकर बैठते हुए वहाँ उस सोल को खाने के लिए कुछ डिमोनिक बीस्ट को भेज देता है। और अपने सामने इतने ज्यादा खतरनाक हाई लेवल के डिमोनिक बीस्ट को देखकर वो सोल भी यहाँ पे बहुत ज्यादा डर गया था और वो वहाँ पे डर के मारे उनसे बचते हुए इधर उधर भागने लगता है। लेकिन वो यहाँ पे शील्ड से बाहर भी नहीं जा पा रहा था, जिसकी वजह से अब यहाँ पे उसे धीरे धीरे गुस्सा आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वंगलिन वहाँ पे अभी भी उन बर्निंग गोल्डन फ्रूट्स की पावर को अपने हेवनली पल के अंदर ऑब्जर्व कर रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब वो सोल का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, जिसके बाद वो सोल अब यहाँ पे वंगलिन से मिली हुई डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करके उन सभी डिमोनिक बीस्ट को एक एक करके खत्म करने लगता है। और देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही देर में उस सोल ने वहाँ पे मौजूद सभी डिमोनिक बीस्ट को खत्म कर दिया था। लेकिन वो डिमोनिक बीस्ट अभी भी वहाँ पे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे, तो मरने के साथ ही दोबारा वहाँ पे जिंदा हुए जा रहे थे, जिसकी वजह से अब उस सोल का गुस्सा यहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ वंगलिन ने भी वहाँ पे पूरी तरह से उन बर्निंग फ्रूट्स की पावर को पूरी तरह से अपने हेवनली पल के अंदर ऑब्जर्व कर लिया था। और ऐसा होते ही वहाँ पे उस हेवनली पल से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगता है। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे अचानक एक और बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा फैलने लगता है, जो कि उसी सोल से निकल रहा था। और अब उस सोल ने भी वहाँ पे एक एक करके उन सभी हाई लेवल के डेमोनिक बीस्ट की सोल्स को भी ऑब्जर्व कर लिया था, जिसकी वजह से अब यहाँ पे उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ गई थी, जो देखकर वंगलिन भी स्माइल करते हुए कहता है, तो फाइनली मेरी डेवल सोल पूरी तरह से तैयार हो गई है। लेकिन इतनी ज्यादा पावरफुल सोल्स को ऑब्जर्व करने की वजह से अब उस डेवल सोल का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और वो वंगलिन के ऊपर ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जो देखकर वंगलिन खुद ही आगे बढ़ते हुए गुस्से से उससे कहता है, मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। और ये कहकर वंगलिन ने यहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उस डेवल सोल के चारों तरफ एक ट्रैप शील्ड बना दी थी और उसी के साथ वो उस डेवल सोल को साइलेंट टुकड़े के अंदर भेजते हुए कहता है कि अब जब तक मैं न कहूँ यहाँ से बाहर मत आना। और उस डेवल
होल सोल को साइलेंट टुकड़े के अंदर डालने के बाद वांग लिन उस केव से चला गया था और आज यहाँ पे लिन टाओ और उसके दोनों साथी एक जगह पे वांग लिन का ही इंतजार कर रहे थे और उसी के साथ जी होंग वांग लिन का बताया हुआ टायर भी अपने साथ ले आया था, जिसे देखते ही वांग लिन को उस टायर के अंदर कुछ गड़बड़ लगती है और उसके बाद वांग लिन उड़ता हुआ सीधा उन सभी के पास चला जाता है। जहाँ पे वांग लिन को देखते ही वो तीनों एक बार फिर से वहाँ पे थोड़ा डर गए थे और लिन टाओ तो वहाँ पे वांग लिन की बॉडी से निकल रहे पावरफुल ऑरा को देखकर अपने मन में कहता है कि ये पर्सन तो सिर्फ कुछ ही समय में और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। जिसके बाद वो तीनों वहाँ पे एक एक करके डरते हुए वांग लिन को ग्रीट करते हैं और यहाँ पे उन सभी में से सबसे ज्यादा डरा हुआ जी होंगी लग रहा था, पर वो यहाँ पे खुद को संभाल कर अपने हाथ में पकड़ी हुई जेट स्लिप को आगे बढ़ाकर वांग लिन से कहता है, मास्टर ये वही वेपन रिफाइनिंग वाली जेट स्लिप्स है जिसका आपने मुझे 3 दिन पहले ऑर्डर दिया था। मैं इसे आपके लिए अपने वेपन रिफाइनिंग हॉल से चुरा कर लाया हूँ। इसके अंदर वेपन रिफाइनिंग के हर एक मेथड को डिटेल से बयान किया गया है। ये सुनकर वांग लिन उसे कुछ कहे बगैर ही चुपचाप वो जेट स्लिप को अपने पास बुला लेता है। वहीं लिन टाओ वांग लिन के सामने झुकते हुए कहते हैं, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं पवेलियन हाउस से इस कंट्री का मैप चुराने में नाकाम हो गया क्योंकि मेरी कल्टीवेशन अभी उस लेवल की नहीं है कि मैं सबको चकमा देते हुए पवेलियन हाउस के टॉप फ्लोर तक जा पाऊं जहाँ पे वो कंट्री मैप रखा हुआ है। लिन टाओ की ये बात सुनकर वांग लिन यहाँ पे गुस्से से अपना ऑरा रिलीज करता है, जो देखकर तो बेचारी लिन टाओ के यहाँ पे हवा ही टाइट हो गई थी, इसलिए वो डर के मारे यहाँ पे वांग लिन से और 10 दिन मांगने लगता है। जिसपे वांग लिन उससे कहता है कि अगर 10 दिन में वाकई तुमने मुझे वो ट्रायर मैप ला के दे दिया तो मैं तुम्हारे इस फायर बर्निंग किंगडम से चला जाऊंगा और उसी के साथ तुम्हारा सोल ब्लड भी तुम्हें वापस दे दूंगा। जिसपे जी होंग कहते हैं, मास्टर मैंने तो अपना काम कर दिया है तो फिर आप मुझे तो मेरे सोल ब्लड वापस दे दीजिए। जिसपे वांग लिन उस जेट स्लिप को देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा सोल ब्लड वापस दे तो देता, पर तुमने इस जेट स्लिप के अंदर लोकेटर छुपाकर मुझे धोखा देने की कोशिश की है। ये देखते ही जी होंग डर के मारे वांग लिन के सामने झुक गया था और उसी के साथ वो यहाँ पे इतना ज्यादा डर गया था कि उसकी पूरी बॉडी यहाँ पे पसीने में नहा गई थी। जो देखकर वांग लिन उससे कहता है कि इस जेट स्लिप की वजह से इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी सोल ब्लड के साथ साथ तुम्हें भी पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। और ये कहकर वांग लिन उस लोकेटर को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखकर जी होंग अपने मन में चैन की सांस लेते हुए कहता है कि शुक्र है मैंने उस लोकेटर की पावर को एक्टिवेट नहीं किया था, वरना तो ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता। तभी वो लड़की भी वांग लिन के सामने झुकते हुए उसे कहती है, मास्टर मैं अपने मास्टर्स को बताए बगैर वो शिंटो टेक्निक आपके पास नहीं ला सकती और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं खुद भी शिंटो आर्ट पूरी तरह से भूल गई हूँ, वरना मैं खुद ही आपको वो सिखा देती, पर अब आप ली यंग की बॉडी में है, इसलिए अगर आप चाहें तो आप खुद टेंपल ऑफ वार के अंदर जाकर वो शिंटो आर्ट सीख सकते हैं। उस लड़की की ये बात सुनकर वांग लिन अपने मन में कहता है कि ये शिंटो टेक्निक तो मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही है, आखिर ये लड़की उसे एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड में जाने के बाद भूल कैसे गई। और तभी वांग लिन वहाँ पे उन तीनों से कहता है, तुम तीनों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक तुम लोग मुझे धोखा नहीं दोगे तुम तीनों सेफ रहोगे और उसी के साथ जब मैं इस बर्निंग सिटी से चला जाऊंगा तो तुम तीनों का सोल ब्लड भी तुम तीनों को वापस दे दूंगा, पर अगर तुम तीनों में से किसी ने भी मुझे धोखा देने के बारे में सोचा भी तो उसे मैं इतनी बुरी मौत दूंगा कि वो अगला जन्म लेने से भी डरेगा। और ये कहकर वांग लिन वहाँ से जाते हुए उन तीनों से कहता है, ओके अब तुम तीनों यहाँ से जा सकते हो और लिन टाओ तुम याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन है, 10 दिन बाद मैं इसी जगह पे तुम्हारा वेट करूंगा। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उड़ता हुआ चला गया था और उसके वहाँ से जाते ही वो तीनों वहाँ पे चैन की सांस लेते हैं। उसके बाद हम वांग लिन को देखते हैं जो दोबारा उसी जिनशिन माउंटेन्स की तरफ बढ़ रहा था और वहाँ जाते हुए वांग लिन अपने मन में कहता है कि नहीं मैं टेंपल ऑफ वार के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं वहाँ चला गया तो हो सकता है मेरी असलियत सबके सामने आ जाए और अगर ऐसा हो गया तो मेरे लिए एक और बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और अभी यही सब सोचते हुए वांग लिन वहाँ से जा ही रहा था कि तभी अचानक ही वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगती है, जिससे एक लेडी की आवाज आती है जो वांग लिन से कह रही थी, जूनियर ब्रदर तुम मेरे डिसेबल के सोल ब्लड को वापस लुटा दो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो यहाँ पे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। और तभी देखते ही देखते वहाँ पे एक लेडी कल्टीवेटर अपीयर होती है जो कि देखने से ही काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। अब ये उन तीनों में से किसकी मास्टर है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि इसी अमेजिंग सीन के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वांग लिन लिन टाओ को 10 दिन का टाइम देकर दोबारा वहीं पे मिलने के लिए कहता है और ये कहकर वांग लिन वहाँ से चला गया था, लेकिन रास्ते में ही एक लेडी मास्टर ने बीच में आते हुए वांग लिन का रास्ता रोक लिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ वो लेडी मास्टर कोल्ड टून में वांग लिन से कहती है, लड़के चुपचाप मेरी डिसेबल की सोल ब्लड को वापस लुटा दो, अगर तुम मेरी ये बात मान गए तो मैं तुम्हारी शुक्रगुजार होंगी। वहीं उस लेडी मास्टर को अपने सामने देखकर वांग लिन भी यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था, क्योंकि वो लेडी मास्टर युआन जिंग रियलम के पीक की कल्टीवेटर थी, जिसका मतलब था कि ये लेडी मास्टर फुजियान से भी ज्यादा पावरफुल है। और अभी वांग लिन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक ही वो लेडी मास्टर एक ही झटके में वांग लिन के सामने आ जाती है, जो देखकर वांग लिन भी बहुत ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, इस लेडी मास्टर की स्पीड तो बहुत ज्यादा फास्ट है। लेकिन वांग लिन यहाँ पे किसी तरह से खुद को संभालते हुए उस लेडी मास्टर से कहता है, सीनियर मैं नहीं जानता कि आप अपने किस डिसेबल के बारे में बात कर रही है, उसका नाम क्या है। जिसपे वो लेडी मास्टर दोबारा कोल्ड टून में वांग लिन से कहती है कि मैं अपने ग्रैंडसन जी होंग के बारे में बात कर रही हूँ। जी होंग नाम सुनकर वांग लिन खुद ही उससे थोड़ा फैसला बनाते हुए कहता है, ओके मैं आपको आपके ग्रैंडसन का सोल ब्लड वापस लुटा दूंगा, पर पहले आपको मुझे यहाँ से
1000 मील दूर जाने देना होगा। उसके बाद मैं वहीं से आपके ग्रैंडसन का सोल ब्लड आपकी तरफ भेज दूंगा। वांगलिन की ये बात सुनकर उस लेडी मास्टर को थोड़ा गुस्सा आता है और उसके गुस्सा होने की वजह से अचानक ही वहाँ पे उसको और भी रिलीज हो जाता है। इसके बाद वो अचानक ही वांगलिन के पीछे टेलीपोर्ट होते हुए उससे कहती है, लड़के तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जीयोंग ने ऑलरेडी बता दिया है कि वो तीनों एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही निकल पाए थे, इसलिए उनकी मदद करने के लिए मैं भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन तुमने उनसे उनका सोल ब्लड लेकर अच्छा नहीं किया। उसके लिए अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी यहाँ पे मार भी सकती हूँ, क्योंकि वो लोग वहाँ से सिर्फ तुम्हारी वजह से ही जिंदा बचकर वापस आ पाए हैं। तो इसलिए तुम्हारा मेरे ऊपर एक एहसान है। जिसपे वांगलिन उससे ग्रीट करके उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं माफी चाहूंगा, लेकिन उस वक्त मेरे लिए उनका सोल ब्लड लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, और अब अगर आप मुझे यहाँ से जाने दें तो 1000 मील दूर जाने के बाद मैं आपको आपके ग्रैंडसन का सोल ब्लड वापस लौटा दूंगा। वांगलिन की ये बात सुनकर उस लेडी मास्टर के फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है और वो वांगलिन के करीब आते हुए उससे कहती है, यहाँ से 1000 मील दूर जाना मेरे लिए बस एक सांस लेने के बराबर है, इसलिए अगर मैं तुम्हें वाकई मारना चाहूँ तो 1000 क्या लाखों मील भी दूर चले जाओ तो मैं फिर भी तुम्हें पकड़ कर मार सकती हूँ, पर अगर फिर भी तुम यही चाहते हो तो ओके ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। उस लेडी मास्टर की ये बात सुनते ही वांगलिन वहाँ से काफी तेजी से जाने लगता है। इवन उसने यहाँ पे अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए हेवनली पल्स से अपग्रेड किए हुए पानी को भी पी लिया था, जिसकी वजह से उसकी स्पीड यहाँ पे पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और देखते ही देखते यहाँ पे सिर्फ कुछ ही पलों में वांगलिन ने 1000 मील का फासला तय कर लिया था। और 1000 मील दूर आने के बाद वांगलिन वहाँ पे रुक कर जीहोंग के सोल ब्लड को बाहर निकाल कर उसके साथ एक पैगाम भी भेजते हुए उस लेडी मास्टर से कहता है, सीनियर जैसे कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था, मैं आपको आपके ग्रैंडसन का सोल ब्लड वापस लौटा रहा हूँ। और उस सोल ब्लड को वापस भेजने के बाद वांगलिन वहाँ से दोबारा काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जहाँ वो आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है कि पता नहीं वो लेडी मास्टर सच कह भी रही थी कि नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकता था, और अगर गलती से भी वो लेडी मास्टर मुझसे ऑफेंड हो जाती तो मैं वहाँ पे एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता था, क्योंकि अभी मैं उस लेडी मास्टर का सामना करने के काबिल नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जीयोंग का सोल ब्लड भी उस लेडी मास्टर के पास पहुंच चुका था, जिसको देखते हुए वो अपने मन में कहती है कि ये लड़का देखने में भले ही फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के मिडिल स्टेज का कल्टीवेटर लग रहा था, लेकिन उसका दिमाग तो किसी युआनजिंग रियलम के कल्टीवेटर से भी ज्यादा फास्ट काम कर रहा था। और ये कहते हुए वो लेडी मास्टर भी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद हमें बर्नी किंगडम की एक सब ब्रांच लियो हेमन का लैंड का सीन दिखाया जाता है, जो कि अल्केमी रिफाइनिंग के लिए मशहूर था, लेकिन आज यहाँ पे उनका अल्केमी रिफाइनिंग वाला टायर पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, जिससे वहाँ पे मौजूद कुछ डिसेबल्स अपना पूरा दम लगाते हुए संभालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो अल्केमी रिफाइनिंग टायर बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो डिसेबल्स अपनी पूरी पावर का यूज करने के बावजूद भी उसे नहीं संभाल पा रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ और डिसेबल्स भी आ गए थे उनकी मदद करने के लिए, जिसके बाद देखते ही देखते उन सभी ने किसी तरह से मिलकर उस अल्केमी रिफाइनिंग टायर को वापस अपनी जगह पे रखते हुए स्टेबल कर दिया था। और तभी वहाँ पे एक डिसेबल पहले वाले डिसेबल से पूछता है कि ये अल्केमी टायर इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो गया था, क्या किसी ने जबरदस्ती हमारे हाल ऑफ अल्केमी में घुसने की कोशिश की है। जिस पे एक लड़की डिसेबल उसे बताते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, पर अभी तक हम उस चोर का पता नहीं लगा पाए, क्योंकि वो चोर हमारे क्लैन के एक डिसेबल बनकर हाल ऑफ अल्केमी में घुसा था, और उसने वहाँ पे हमारी अभी अभी टॉप ग्रेड की रिफाइन की हुई हेवनली पिल को चुराने की कोशिश भी की, जिसपे वो डिसेबल लड़का जिसका नाम ली किंग था, वो उस डिसेबल लड़की से कहता है कि तुम फिक्र ना करो, क्योंकि अभी वो हेवनली पिल पूरी तरह से रिफाइन नहीं हुई थी, और अगर एक बार वो हेवनली पिल पूरी तरह से बन जाए तो उसकी पावर को 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी तरह से कंज्यूम करना होता है। और अभी तो वो हेवनली पिल रिफाइन भी नहीं हुई थी और वो चोर उसे पहले ही चुराने के लिए आ गया। इसका मतलब है वो चोर हेवनली पिल के सीक्रेट को पहले से ही जानता है। जिसपे वो डिसेबल लड़की कहती है, हाँ हमें भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, और हम सभी को सिस्टर मूवमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि आज रात वही गार्ड ड्यूटी पे थी और उसी ने ही सबसे पहले उस चोर को देखा था। उस डिसेबल लड़की की ये बात सुनकर ली किंग थोड़ा परेशान होते हुए उससे पूछता है, तो अभी मूवमेंट कहाँ है और वो ठीक तो है ना। जिसपे एक दूसरी डिसेबल लड़की उसे बताती है कि हाँ सिस्टर मूवमेंट बिल्कुल ठीक है, और अब वो उस पिल को सेफ रखने के लिए सिस्टर के पास गई है। जिसपे ली किंग कहता है, ओके ये तो अच्छी बात है, और ये कहकर वो सीरियस होते हुए अपने सभी साथियों से कहता है कि वो चोर अभी यही कहीं होगा, इसलिए हम सभी को अलग अलग होकर जल्द से जल्द उसको ढूंढना होगा। और ली किंग ऐसा कहते ही वो सभी वहाँ से अलग अलग दिशा में चले जाते हैं उस चोर को ढूंढने के लिए। उसके बाद हम वांगलिन को देखते हैं, जो वहाँ से काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए अब उस वोल्केनो एरिया से बाहर आ चुका था, और वहाँ पे वो चैन की सांस लेते हुए अपने मन में कहता है कि शुक्र है मैंने वक्त रहते ही उस लेडी मास्टर के साथ डील कर ली थी, क्योंकि एक युआनजिंग रियलम की मास्टर के साथ फाइटिंग में मेरे जीतने के चांसेस बिल्कुल 0 थे, और अगर वो मुझे वहाँ पे वाकई पकड़ना चाहते तो मैं चाहे वहाँ पे कुछ भी कर लेता, वो किसी भी हाल में मुझे वहाँ पे पकड़ ही लेती। और अब ये बर्निंग सिटी भी धीरे धीरे मेरे लिए और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है, इसलिए मैं और ज्यादा दिन यहाँ पे नहीं रुक सकता। ऊपर से मैं यहाँ पे लिंटाओ के भरोसे भी नहीं रह सकता, पता नहीं वो इस बार भी उस कंट्री मैप को हासिल कर पाएगा या नहीं, इसलिए अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। लियांग की मेमोरीज के मुताबिक स्ट्रीम वैली मार्केट बर्निंग किंगडम की सबसे बड़ी मार्केट है, जहाँ पे आए दिन बहुत बड़े बड़े ऑक्शंस होते रहते हैं। मुझे वहाँ जाकर उस मार्केट को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना चाहिए, हो सकता है वहाँ पे किसी ऑक्शन हाउस में मुझे वो कंट्री मैप मिल जाए। और यही सब सोचते हुए वांगलिन वहाँ पे काफी तेजी से उस स्ट्रीम वैली मार्केट की तरफ बढ़ रहा था, पर तभी अचानक ही वहाँ पे उसके ऊपर अटैक होता है, जिसे वक्त रहते ही वांगलिन ने अपने सामने शील्ड लगाते हुए किसी तरह से रोक लिया था। और असल में ये अटैक लियो हेमन क्लैन के डिसेबल्स ने उसके ऊपर किया था। और वांगलिन को देखकर उनमें से एक डिसेबल लड़की कहती है कि इस लड़की की बॉडी से निकल रहे ऑरा को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यही वो चोर है, क्योंकि वो चोर अपना भेस बदलने में बहुत ज्यादा होशियार था, इसलिए हम लोग इसे बस इसकी ऑरा से ही पहचान सकते हैं। लेकिन वांगलिन यहाँ पे उन सभी के साथ बहुत ही
उनकी रिस्पेक्ट से बात करते हुए उनसे पूछता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम लोगों ने इस तरह से अचानक मेरे ऊपर अटैक करके मेरा रास्ता क्यों रोका? जिस पे ली किंग अपनी सोर्ड को बाहर निकाल कर उससे कहता है, तुमने मेरे क्लैन के फॉरबिडन लैंड में चोरी करने की कोशिश की है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह से अपना भेष बदल कर हमें बेवकूफ बना लोगे? आज मैं देखता हूँ तुम मेरे हाथों से कैसे बचते हो। और ये कहते हुए वो वंगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, जो देखकर वंगलिन को भी थोड़ा गुस्सा आता है, इसलिए वो भी अपना ऑरा रिलीज कर देता है। लेकिन ली किंग उसके ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही वहाँ पे मूव एन की आवाज आती है, जो ली किंग को रुकने के लिए कह रही थी। और इसी के साथ मूव एन की वहाँ पे एंट्री होती है। और यहाँ पे मूव एन की एंट्री को देखते हुए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मूव एन ही हमारी इस सीरीज की मेन हीरोइन होने वाली है। और मूव एन को वहाँ देखकर एक पल के लिए तो वंगलिन भी पूरी तरह से उसकी खूबसूरती में खो गया था। और तभी मूव एन बीच में आते हुए अपने भाई ली किंग से कहती है, ये लड़का वो चोर नहीं है, भले ये लड़का भी अपना भेष बदलने में चोर की तरह काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन रियल में ये वो चोर नहीं है जिसे मैंने अपने हाल अफल कैमी के बाहर देखा था। और हो सकता है इस पर्सन ने किसी बहुत बड़ी वजह से अपना भेष बदला हो, क्योंकि मुझे इससे बिल्कुल भी कोई भी इवल फीलिंग नहीं आ रही। तो अब आप लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि इन लोगों ने आखिर वंगलिन के भेष को कैसे पहचान लिया। तो ये इनके लिए ह्यूमन क्लैन की एक खास टेक्निक है, जिसकी मदद से ये लोग किसी भी पर्सन को उसके ऑरा से ही पहचान सकते हैं। और क्योंकि अभी वंगलिन लियन की बॉडी के अंदर था तो उसका ऑरा उसकी बॉडी से मैच नहीं कर रहा था, इसलिए यहाँ पे लियो ह्यूमन क्लैन के डिसेबल्स को ऐसा लग रहा था कि जैसे इस लड़के ने भी अपना भेष बदल रखा है। वहीं मूव एन की ये बात सुनकर वंगलिन आज अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की से इंप्रेस हो रहा था। और तभी मूव एन वहाँ पे अपने भाई ली किंग को इशारे से वंगलिन से माफी मांगने के लिए कहती है, जिसपे ली किंग के साथ साथ लियो ह्यूमन क्लैन के बाकी सभी डिसेबल्स भी वंगलिन से माफी मांगते हुए कहते हैं कि प्लीज आप हमें माफ कर दें, हमने आपको गलत समझ लिया। जिसपे वंगलिन भी उनसे कहता है कि आप लोगों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब तो बस एक गलतफहमी की वजह से हुआ। जिसपे मूव एन आगे आते हुए वंगलिन से कहती है कि आपका बहुत शुक्रिया, और आप जिस दिशा की तरफ जा रहे थे उसको देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जरूर मार्केट प्लेस की तरफ ही बढ़ रहे होंगे। अगर सच में ऐसा है तो कुछ दिनों बाद हमारी मुलाकात वहीं पे होगी, और मुझे उम्मीद है कि जब हम लोग अगली बार मिलेंगे तो हम लोग बिल्कुल दोस्तों की तरह मिलेंगे। मूव एन की ये बात सुनकर वंगलिन उसे वहाँ पे काफी गौर से देखने लगता है, जो देखकर मूव एन को भी एहसास होता है कि वो अनजाने में ही कुछ ज्यादा ही बोल गई है। और ये एहसास होते ही वो इशारे से ली किंग को ही बोलने के लिए कहती है, जिसपे ली किंग एक बार फिर से वंगलिन से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है कि आपने हमें माफ कर दिया होगा, पर हमें यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी काम है, इसलिए हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जिसपे वंगलिन भी इशारे से उनसे कहता है क्योंकि कोई बात नहीं। जिसके बाद वो सभी दोबारा वहाँ से चुपचाप उसी चोर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। लेकिन वंगलिन के सेंसेस यहाँ पे काफी ज्यादा कमाल के थे, क्योंकि वंगलिन को यहाँ पे पता चल गया था कि वो चोर कहाँ पे छुपा हुआ है, इसलिए वंगलिन वहाँ पे एक जगह पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अटैक करता है। और वंगलिन की इस अटैक की वजह से वही चोर जो कि इवल डीमन क्लैन के एक डिसेबल था, जिसका नाम सन यू चाई था, वो दर्द के मारे तड़पते हुए बाहर निकलता है। और उसी के साथ वो डर के मारे वंगलिन के सामने थोड़ा झुकते हुए उसे कहता है कि प्लीज रुको रुको, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। उसकी ये बात सुनकर वंगलिन भी वहाँ पे रुक जाता है, जो देखकर वो वहाँ पे वंगलिन के पास जाकर उसे अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं सन यू चाई इवल क्लैन के एक डिसेबल हूँ, और थोड़ी देर पहले मैं आपको बस इसलिए फॉलो कर रहा था क्योंकि लियो ह्यूमन क्लैन के लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे। पर वंगलिन यहाँ पे उसकी कोई भी बात सुने बगैर चुपचाप वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर वो भी वंगलिन के पीछे जाते हुए उससे कहता है, प्लीज मेरी मदद करो, लियो ह्यूमन क्लैन के लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मैं अकेला उन सभी का सामना नहीं कर सकता, इसलिए मुझे यहाँ पे इस तरह से छुपना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद वो लोग अभी तक भी मेरा पीछे नहीं छोड़ रहे। लेकिन अब जब उन लोगों का शक आपसे पूरी तरह से खत्म हो गया है तो अगर मैं आपके साथ रहूं तो मैं बिल्कुल सेफ रहूंगा। जैसे वंगलिन यहाँ पे एक बार फिर से कोई भी जवाब दिए बगैर काफी तेजी से आगे बढ़ जाता है, जो देखकर सन यू चाई एक ही झटके में वंगलिन के पास आ जाता है। और वो दोबारा यहाँ पे वंगलिन की चापलूसी करते हुए उससे कहता है कि अभी अभी आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि वो सब मेरी वजह से आपके साथ हुआ था। और ये कहकर वो वहाँ पे इसी तरह से बक बक करने लगता है। लेकिन वंगलिन उसको काफी गौर से देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये तो काफी ज्यादा फास्ट है, अभी ये जस्ट फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के लेट स्टेज पे है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी स्पीड उस लेडी मास्टर से कम नहीं है। इसका मतलब है जरूरी है अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए किसी बहुत ही ज्यादा खास टायर का यूज कर रहा है। और ये सारी बातें सोचते हुए वंगलिन एक जगह पे आके रुक जाता है, जो देखकर सन यू चाई भी रुकते हुए वंगलिन से पूछता है, फेलो डाओस तुम क्या सोच रहे थे? जिसपे वंगलिन भी यहाँ पे नाटक करते हुए उसका शुक्रिया अदा करके कहता है, शुक्रिया मिस्टर सन यू चाई कि आपने मुझे अपनी मदद करने के काबिल समझा। वहीं वंगलिन की ये बात सुनकर सन यू चाई भी अपने मन में कहता है कि ये लड़का अभी जस्ट फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के मिडिल स्टेज पे है और मैं फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के लेट स्टेज पे हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इस लड़के से इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा है? और ये सारी बातें सोचकर वो वंगलिन से कहता है, नहीं नहीं, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उल्टा यहाँ पे तो तुमने मेरी दुश्मनों से बचने में मदद की है, इसलिए शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। और ये कहकर वो वंगलिन से कहता है, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? जिसपे वंगलिन उसे बताता है कि मेरा नाम ली यांग है और मैं टेंपल ऑफ वार का एक डिसेबल हूँ। ये सुनकर सन यू चाई उससे कहता है, ब्रदर ली, यहाँ पे थोड़ी देर बाद उस वैली में एक पोर्टल ओपन होने वाला है जिससे हम जहाँ चाहे जा सकते हैं। सन यू चाई की ये बात सुनकर वंगलिन उससे कहता है, ओके अगर ऐसा है तो फिर तो हमें जल्द से जल्द वहाँ पे जाना चाहिए। वंगलिन की ये बात सुनकर सन यू चाई के फेस के ऊपर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो वंगलिन के पास आकर उससे कहता है, पर एक प्रॉब्लम है, उस पोर्टल को ओपन करने के लिए 3 स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत होती है, पर अगर हम लोग 3 हो जाए तो हम लोग सिर्फ एक ही स्पिरिट स्टोन से उस पोर्टल को ओपन कर सकते हैं, इसलिए मुझे अपने फ्रेंड को भी यहाँ पे बुलाने दो, क्योंकि अगर वो भी हमारे साथ आ गया तो हम इस तरह से 2 स्पिरिट कॉइंस को बचा लेंगे। और ये कहकर वो वंगलिन से पूछता है कि अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं अपने फ्रेंड
को यहाँ पे बुला सकता हूँ, जिसपे वांग लिन भी हमें अपना सर हिलाते हुए उससे कहता है कि ओके तुम उसे बुला लो। असल में वांग लिन यहाँ पे जानबूझकर उसके इस नाटक में फंस रहा था और तभी सन यूचाई वहाँ पे अपनी जेट स्लिप को बाहर निकालते हुए अपने फ्रेंड को उस पोर्टल के पास आने का सिग्नल भेजता है, जिसके बाद वो वांग लिन से कहता है मिस्टर ली आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी जगह पे मैं स्पिरिट स्टोन दे दूंगा, क्योंकि आज अगर आपने यहाँ पे मेरी हेल्प ना की होती तो अब तक लियो हेमन क्लैन के लोगों ने मुझे पकड़ लिया होता। सन यूचाई की ये चापलूसी वाली बातें सुनकर वांग लिन के फेस के ऊपर भी एक स्माइल आ गई थी, जिसके बाद वो दोनों भी वहाँ से उसी पोर्टल की तरफ जाने लगते हैं और उस पोर्टल की तरफ बढ़ते हुए वो लोग वहाँ पे एक बार फिर से उसी वोल्केनो वाले एरिया में आ गए थे, जहाँ पहुंचकर सन यूचाई वांग लिन से कहता है मिस्टर ली अब वो पोर्टल यहाँ से बस थोड़ी ही दूर है, पर अब हमें यहाँ पे उसे ढूंढना होगा, क्योंकि वो इन वोल्केनो से निकल रही स्मोक की वजह से कहीं छुप गया है और ऊपर से पिछले साल 4 मेजर क्लैश के बीच में हुई वार की वजह से उस पोर्टल को सील भी कर दिया गया था, इसलिए अब उसे यहाँ पे ढूंढ पाना थोड़ा और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। और असल में सन यूचाई ये सब जानबूझकर कर रहा था, वो तो बस यहाँ पे टाइम पास कर रहा था ताकि उसका फ्रेंड उस तक पहुंच सके और उसके बाद वो दोनों यहाँ पे मिलकर वांग लिन को मारकर उससे उसके ट्रायल्स को छीन सके। सन यूचाई की ये सारी बातें सुनकर वांग लिन उससे कहता है पर मुझे तो लगता है कि किसी को मारकर उससे उसके ट्रायल्स को छीनने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। वांग लिन की ये बात सुनकर सन यूचाई हड़बड़ाते हुए कहता है मिस्टर ली आप जरूर मजाक कर रहे हैं। और अभी सन यूचाई ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक ही वहाँ पे उसके साथी कल्टीवेटर ने आते हुए वांग लिन को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी में जगह लिया था और खुद को इस तरह से जगला हुआ देखकर वांग लिन अपने मन में कहता है कि ये कल्टीवेटर सन यूचाई से थोड़ा ज्यादा पावरफुल लग रहा है। और तभी सन यूचाई का वो साथी कल्टीवेटर जिसका नाम ली योंग था वो सन यूचाई से पूछता है क्या यही है वो, जिसपे सन यूचाई भी उसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं हाँ यही है वो, मैंने इसलिए मूवन और उसके ब्रदर ली किंग के साथ देखा था और ली किंग की वो बहन तो पूरी तरह से इसके प्यार में पागल हो गई है, इसलिए अगर हम लोग इस लड़की की बॉडी को अपना पपेट बना लें तो हम लियो हेमन क्लैन के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर सकते हैं। सन यूचाई की ये बात सुनकर ली योंग वहाँ पे अपना डेडली ऑरा रिलीज करते हुए वांग लिन से कहता है बच्चे अब तुम यहाँ पे मरने वाले हो, लेकिन वो यहाँ पे वांग लिन के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही वांग लिन ने यहाँ पे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करते हुए उसके ऊपर ही अटैक कर दिया था और जैसे ही वांग लिन की डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी उसे हिट करती है तो ली योंग एक ही झटके में वहीं पे मारा जाता है। और जब सन यूचाई ये सब देखता है तो डर के मारे वहाँ पे तो उसकी हालत ही खराब हो गई थी, इसलिए वो अचानक ही वहाँ पे अपनी अर्थ एस्केप टेक्निक का यूज करके नीचे जमीन से होते हुए भागने की कोशिश करता है, जो देखकर वांग लिन वहाँ पे अपनी डेविल सोल को बाहर निकालते हुए कहता है इसके पास तो भागने के लिए काफी अमेजिंग टेक्निक्स है। और ये कहकर वांग लिन सन यूचाई के पीछे जाते हुए अपनी डेविल सोल से कहता है कि तुम जल्दी से इस पर्सन की सोल को ऑब्जर्व कर लो, जिसपे वो डेविल सोल भी खड़े होकर ली योंग की सोल को देखते हुए कहता है मेरा मास्टर भी मुझे पता नहीं कैसी अजीब अजीब चीजें खाने के लिए कहता रहता है। और ये कहकर उस डेविल सोल ने यहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए ली योंग की डेविल सोल के साथ साथ उसके ट्रेजर को भी निकल लिया था। और ली योंग की सोल को निकलने के बाद जब वो डेविल सोल इधर उधर देखता है तो उसे वहाँ पे वांग लिन कहीं भी नहीं दिखता, इसलिए वो खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि ये यहाँ से भागने का बहुत अच्छा चांस है। और ये कहकर जैसे ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो अचानक ही वहाँ पे वांग लिन की डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी ने उसे अपने अंदर जगह लिया था, जिसकी वजह से उस डेविल सोल को वहाँ पे लाइटनिंग के काफी पावरफुल झटके लगने लगते हैं, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो वहाँ पे दर्द के मारे चिल्लाते हुए कहता है ओके मैं यहाँ से नहीं भाग रहा। और ये कहकर वो डेविल सोल वहाँ से उड़ता हुआ खुद ब खुद ही जाकर उस आयरन के टुकड़े के अंदर चला जाता है। वहीं वांग लिन अभी भी सन यूचाई का पीछा कर रहा था और वो उसका पीछा करते हुए अपने मन में कहता है कि अगर ये अर्थ एस्केप टेक्निक मेरे हाथ में लग गई तो किसी भी फाइट में ये टेक्निक मेरे बहुत ज्यादा काम आएगी। और ये सोचकर वांग लिन यहाँ पे और भी तेजी से उसके पीछे जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम सन यूचाई को देखते हैं जो वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए भागने की कोशिश कर रहा था और उसी के साथ साथ वो खुद से ही कहीं जा रहा था। उस फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के मिडिल स्टेज के कल्टीवेटर ने अपने सिर्फ और परेशिस से ही एक बेबी शेपिंग पीरियड के कल्टीवेटर को मार दिया। आखिर एक फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के मिडिल स्टेज का कल्टीवेटर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? नहीं, जरूर वो पर्सन जी डर रियलम या फिर युआन यिंग रियलम में होगा। और ये कहकर वो खुद ही डरते हुए कहता है कि कहीं वो अफवाह सच तो नहीं हो गई कि एक टाइम पे इस फायर बर्निंग किंगडम में एक ऐसा पर्सन भी आएगा जो गॉड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मास्टर होगा और इवन वो किसी भी हेवन एंड अर्थ की पावर को मैनिपुलेट करना भी जानता होगा। और जैसे उस लड़के ने कुछ बोले बगैर ही सिर्फ अपने और परेशिस से एक बेबी शेपिंग पीरियड के कल्टीवेटर को खत्म कर दिया, उसके हिसाब से तो मुझे वो लड़का गॉड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मास्टर ही लग रहा है। और ये कहकर वो यहाँ पे और भी ज्यादा डरते हुए कहता है एक गॉड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मास्टर मेरा पीछा कर रहा है, इसका मतलब है कि आज मेरा यहाँ पे मरना तय है। और अभी वो इसी तरह से डरते हुए वहाँ से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वो नीचे जमीन से ही होता वो एक वोल्केनो के पास पहुंच जाता है, लेकिन उसने यहाँ पे खुद को किसी तरह से उस वोल्केनो में गिरने से बचा लिया था। पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि वो डेविल सोल भी वांग लिन को लेकर वहाँ पे पहुंच चुका था। वहीं दूसरी तरफ सन यूचाई जो कि उस वोल्केनो के अंदर चला गया था, वो वहाँ पे खुद से ही कहता है मैंने तो सुना था कि जो कोई भी फायर बर्निंग किंगडम के वोल्केनो के अंदर जाता है वो वहाँ से कभी भी लौट कर वापस नहीं आ पाता। क्या वो बात बस एक अफवाह ही थी? और अभी सन यूचाई ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ पे उस वोल्केनो की पावर एक्टिवेट होने लगती है और तभी वांग लिन भी वहाँ पे पहुंच चुका था, जो उस वोल्केनो को एक्टिवेट होते हुए देखकर चौंकते हुए कहता है कि आखिर एक वोल्केनो इस तरह से जिंदा कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। अब मुझे पता चला कि सभी 4 मेजर क्लैन के मास्टर्स इन वोल्केनोस के ऊपर सील क्यों लगाते हैं। और तभी उस वोल्केनो की पावर सन यूचाई को अपने अंदर निकलने लगती है, जो देखकर वांग लिन ने वहाँ पे अपनी आर्ट ऑफ ग्रेविटी टेक्निक का यूज करते हुए सन यूचाई के स्पेस बैग को अपने पास बुला लिया था, जिसके बाद वो काफी तेजी से वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक 2 मुंह वाले फायर बीस्ट ने बीच में आते हुए
उसका रास्ता रोक लिया था और ये फायर बीस्ट देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और तभी अचानक ही वो फायर बीस्ट वांगलिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वांगलिन ने भी यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए किसी तरह से उसके अटैक को रोक लिया था। लेकिन जब वो अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का यूज करके उस बीस्ट को मारने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर वांगलिन की डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी काम नहीं करती और ये देखते ही वांगलिन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पे एक और उसी तरह का बीस्ट आते हुए उसका रास्ता रोक लेता है। ये देखकर वांगलिन वहाँ पे अपनी डेवल सोल का यूज करते हुए दीवार में ट्यूनल बनाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों फायर बीस्ट ने वहाँ पे पूरी तरह से वांगलिन को अपनी पावर के अंदर जकड़ लिया था और इस मौके का फायदा उठाते हुए वो डेवल सोल भी वहाँ से भाग जाता है। और अब तो वहाँ पे देखते ही देखते उनकी तरह और भी ज्यादा फायर बीस्ट आ गए थे, जिन्होंने मिलकर वहाँ पे अपनी अपनी फायर पावर का यूज करते हुए वांगलिन को एक स्टोन बॉल में कैद कर लिया था। और उसके बाद वो सभी फायर बीस्ट उस स्टोन बॉल को लेते हुए उस वोल्केनो के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे वांगलिन अभी भी अपनी पावर का यूज करते हुए किसी तरह से खुद को संभाले हुए था। और जब वो अपनी पावर आई साइड पावर का यूज करके अपनी स्टोन बॉल से बाहर देखता है तो उसे वहाँ पे अपनी ही तरह की और भी काफी ज्यादा स्टोन बॉल्स दिखती है, जिनके अंदर अलग अलग काफी सारे कल्टीवेटर्स को कैद करके रखा गया था। और ये सब देखकर वांगलिन खुद से ही कहता है कि आखिर ये फायर बीस्ट यहाँ पे इतने ज्यादा कल्टीवेटर्स को कैद क्यों कर रहे हैं। और अभी वांगलिन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे एक एक करके उस वोल्केनो से सभी फायर बीस्ट बाहर निकलने लगते हैं। और तभी उस वोल्केनो से उन फायर बीस्ट का लीडर भी बाहर निकलता है, जिसके पूरे 10 सर थे। और उसको देखकर वांगलिन थोड़ा चौंकते हुए कहता है, इस जायंट फायर बीस्ट की पावर तो किसी युआन यिंग रियलम के कल्टीवेटर से भी कहीं ज्यादा है। और तभी वो लीडर जायंट फायर बीस्ट वहाँ पे एक रोर करता है, जिसे सुनकर बाकी सभी फायर बीस्ट वहाँ पे झुक गए थे। और उसी के साथ वो वहाँ पे एक बार फिर से रोर करते हुए खुद भी झुक जाता है, जिसके बाद उस वोल्केनो से कई बाल बाहर आती है। और जब वांगलिन की नजर उस आई बाल के ऊपर पड़ती है तो अचानक ही वांगलिन की बॉडी से उसका हेमली पल भी बाहर आ गया था। और यहाँ पे वो हेमली पल वाइब्रेट भी करने लगा था, जो कि देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उस हेमली पल को उस आई बाल के साथ कुछ कनेक्शन है। और तभी वो सभी स्टोन बॉल जिनके अंदर सभी कल्टीवेटर्स को कैद करके रखा गया था, वो खुद ब खुद ही उसी आई बाल के पास चली जाती है, जहाँ वो आई बाल भी एक एक करके उन सभी कल्टीवेटर्स की सोल को खाते हुए उनके पास को ऑब्जर्व करने लगती है। और देखते ही देखते वहाँ पे उस आई फायर बाल ने उन सभी कल्टीवेटर्स के सोल्स को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लिया था। लेकिन जब वो आई फायर बाल वांगलिन के सोल को खाने के लिए उसकी स्टोन बॉल में आती है तो वहाँ पे वांगलिन के हेमली पल ने उल्टा वहाँ पे उस आई फायर बाल के पावर को ही ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। ये देखकर वो आई फायर बाल वहाँ से भागने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करती है, लेकिन वो वांगलिन के हेमली पल से नहीं बच पाती। और ये देखकर वो आई फायर बाल अपनी ही जबान में उन फायर बीस्ट को उसकी मदद करने के लिए कहती है, जो देखकर उन सभी फायर बीस्ट ने मिलकर उस स्टोन बॉल के ऊपर चारों तरफ से अपनी फायर से अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी वो हेमली पल उस आई फायर बाल को नहीं छोड़ रहा था, वो अभी भी लगातार उसकी पावर को ऑब्जर्व किए जा रहा था। और उस आई फायर बाल के पावर को ऑब्जर्व करने की वजह से वो हेमली पल भी वहाँ पे धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जो देखकर वांगलिन को भी वहाँ पे झटके पे झटके लग रहे थे। उसे तो यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। और तभी वहाँ पे उस हेमली पल ने पूरी तरह से उस आई फायर बाल की पावर को ऑब्जर्व कर लिया था। और उस आई फायर बाल की पावर को ऑब्जर्व करने की वजह से वो हेमली पल ना सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो गया था, बल्कि उसी के साथ साथ अब उसके अंदर फायर एट्रीब्यूट की पावर भी आ गई थी। और ये सब देखते हुए वांगलिन अपने मन में कहता है कि वो आई फायर बाल दिखने से इन सभी फायर बीस्ट का किंग लग रहा था, और अब क्योंकि उसकी पावर मेरे इस हेमली पल के अंदर आ गई है तो हो सकता है मैं इन सभी फायर बीस्ट को कंट्रोल कर पाऊं। और ये कहकर वांगलिन वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए अपने हेमली पल को स्टोन बॉल से बाहर भेजता है। और जैसे ही वो हेमली पल उस स्टोन बॉल से बाहर आता है तो वो सभी फायर बीस्ट पगलों की तरह उसके पीछे भागने लगते हैं। और इसी सीन के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, उस आई फायर बॉल को ऑब्जर्व करने की वजह से वांगलिन के हेमली पल के अंदर फायर एट्रीब्यूट की पावर भी आ गई थी, जिसकी वजह से वांगलिन का हेमली पल भी अपग्रेड होकर ट्रांसफॉर्म हो गया था। और इस मौके का फायदा उठाकर वांगलिन अपने हेमली पल से होता हुआ उन फायर बीस्ट से बचकर वहां से भागने की कोशिश करता है। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ वो फायर बीस्ट अभी भी वांगलिन के हेमली पल का पीछा कर रहे थे, क्योंकि आज तक उन फायर बीस्ट ने कभी भी अपने शिकार को नहीं छोड़ा था। और ये सब देखकर वांगलिन भी सोचते हुए अपने मन में कहता है, तो अब मैं समझा ये फायर बीस्ट कल्टीवेटर्स को पकड़ कर यहाँ क्यों लाते हैं। असल में ये बीस्ट उन कल्टीवेटर्स की पावर का यूज करते हुए अपने बीस्ट किंग की पावर को बढ़ाना चाहते थे, ताकि इनका बीस्ट किंग एक दिन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाए कि इस वोल्केनो के ऊपर लगी हुई सील को तोड़कर इन सभी को आजाद करवा दे। पर अब तो उनका जो किंग था उसे तो मेरे हेमली पल ने ऑब्जर्व कर लिया है, और अगर मेरा हेमली पल ऐसा ना करता तो मेरे यहाँ से निकल पाना इम्पॉसिबल होता। लेकिन ये मुसीबत तो अभी भी मेरा पीछे छोड़ने का नाम नहीं ले रही। लेकिन वांगलिन की इन बातों के दौरान उन फायर बीस्ट ने अब वांगलिन के हेमली पल के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर दिया था, जिसका सीधा असर हेमली पल के अंदर बैठे हुए वांगलिन के ऊपर ही हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी वांगलिन यहाँ पे नहीं रुकता, और वो काफी तेज से मूव करते हुए आखिरकार उस वोल्केनो से बाहर आ ही जाता है। जहाँ जैसे ही वो फायर बीस्ट वांगलिन का पीछा करते हुए उस वोल्केनो से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वो उस वोल्केनो के ऊपर लगी हुई सील के साथ टकराकर वहीं पे गिर जाते हैं, जो देखकर वांगलिन भी चैन की सांस लेते हुए कहता है, शुक्र है ये सील भी थी, वरना ये फायर बीस्ट इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। और ये कहकर वांगलिन वहाँ से जाते हुए खुद से ही कहता है कि अब मुझे किसी सेफ जगह पे ये लिन टाउ का वेट करना होगा, और जैसे ही वो मुझे कंट्री मैप ला कर देगा उसके बाद मैं जितना जल्दी हो सकेगा इस फायर बर्निंग किंगडम से निकल जाऊंगा।
वहीं दूसरी तरफ अपने शिकार को अपने हाथों से निकलते हुए देखकर वो फायर बीस्ट भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे, इसलिए वो सभी फायर बीस्ट मिलकर गुस्से से उस सील के ऊपर अटैक्स करने लगते हैं और उन सभी के एक साथ अटैक की वजह से उस सील में भी क्रैक्स आना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से उस वोल्केनो वाले एरिया में काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसे फायर बर्निंग किंगडम के सभी क्लैंस ने भी महसूस कर लिया था। और तभी हमें एक क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक ओल्ड मास्टर जो कि देखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था, वो ये सब देखते हुए कहता है कि वो फायर बीस्ट एक बार फिर से पलट चुके हैं और इस वजह से उन वोल्केनोस के ऊपर लगी हुई सील्स भी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। और ये कहकर वो ओल्ड मास्टर अपने पीछे खड़े हुए दो एल्डर से पूछता है, तो तुम दोनों के इस बारे में क्या ख्याल है? जिसपे उनमें से एक एल्डर कहता है कि मुझे उम्मीद है इस बात की खबर अब तक सभी क्लैंस तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तो हमें तो पता चल ही गया है कि वो फायर बीस्ट एक बार फिर से पलट चुके हैं और इस बार मुझे लगता है कि हमें उन सभी फायर बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए पहले से भी ज्यादा पावर की जरूरत होगी। पर अगर फायर बर्निंग किंगडम के सभी क्लैंस मिलकर काम करे तो फिर उन फायर बीस्ट को संभालना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। और अभी वो एल्डर ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ पे ज़ी की मास्टर आते हुए कहती है, फायर बीस्ट फायर स्पिरिट के साथ पैदा होते हैं, इसलिए उन सभी को सिर्फ आइस एट्रीब्यूट से ही रोका जा सकता है और हमारे इस पूरे फायर बर्निंग किंगडम में सिर्फ एक ही ऐसा पर्सन है जिसके अंदर आइस एट्रीब्यूट की पावर है, इसलिए अब मुझे लगता है कि सिर्फ वही पर्सन ही हमें इन फायर बीस्ट से बचा सकता है। उस लेडी मास्टर की ये बात सुनकर वहाँ पे खड़ा वही एल्डर जो कि असल में उसका भाई था, वो उसे तसल्ली देते हुए उसके कंधे पे हाथ रखता है। वहीं वहाँ पे खड़ा दूसरा मास्टर उस ओल्ड मास्टर से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अभी हमें उस पर्सन की जरूरत है, क्योंकि अभी उन वोल्केनोस के ऊपर लगी हुई सील्स सिर्फ कमजोर हुई है, इसलिए हम लोग अभी भी उन सील्स की पावर को बढ़ाते हुए उन्हें दोबारा से रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह से खड़े रहकर बातें करने से अच्छा है कि हम लोग अभी जाकर उस सील को रिपेयर करें, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे ही अपने लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए सबसे पहले मेरा क्लैन उस सील के पास जाएगा उसे दोबारा से रिपेयर करने के लिए। और ये कहकर वो मास्टर गुस्से से वहाँ से चला जाता है, जो देखकर वो ओल्ड मास्टर भी वहाँ से जाते हुए अपने दोनों एल्डर से कहता है कि मेरा ऑर्डर पास करवाते हुए सभी को बता दो, सभी क्लैंस के मास्टर्स अपने अपने डिसेबल्स को लेकर जितना जल्दी हो सके उन वोल्केनोस के पास पहुंचे उस सील को दोबारा रिपेयर करने के लिए, ताकि हम लोग टाइम रहते ही अपने इस फायर बर्निंग किंगडम को बचा सके। जिसपे वो दोनों भी उस ओल्ड मास्टर को ग्रीट करते हुए कहते हैं, ओके एंसेस्टर। उसके बाद हमें बर्निंग सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग मरे हुए थे और वहाँ पे बैठे एक छोटा बच्चा उन सभी की लाशों को देखते हुए डर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे वही डेविल सोल आकर उसे और भी ज्यादा डराते हुए कहता है, फाइनली अब मैं जिसे चाहे खा सकता हूँ। और ये कहकर जैसे ही वो डेविल सोल उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो तभी अचानक ही वहाँ पे वंगलिन की कॉन्शियसनेस एनर्जी उसे अपने अंदर जगाड़ते हुए उसे वापस वंगलिन के पास ले जाने लगती है और उस डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी ने उस डेविल सोल को लाकर सीधा वंगलिन के सामने पटक दिया था। और एक बार फिर से वंगलिन को अपने सामने देखकर वो डेविल सोल भी काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वंगलिन और फायर बेस्ट को चकमा देते हुए उनसे भी बच जाएगा, क्योंकि आज तक वहाँ से कोई भी जिंदा बच के वापस नहीं आया था, फिर चाहे वो उसकी तरह एक नेसेट सोल लेवल का कल्टीवेटर ही क्यों ना हो। वहीं वंगलिन जो वहाँ पे बैठा अपने हेवनली पल की मदद से कल्टीवेट कर रहा था, उसे भी अब यहाँ पे अपने हेवनली पल के अंदर दो एट्रीब्यूट्स की पावर महसूस हो रही थी, जो महसूस करके वंगलिन अपनी आंखें खोलते हुए अपने मन में कहता है, हेवनली पल के अंदर अब दो एट्रीब्यूट्स की पावर तो आ चुकी है और उसी के साथ तीसरे यानी वुड एट्रीब्यूट भी अपने हाफ लेवल पे पहुंच चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे 5 एलिमेंट्स की पावर्स को एक साथ लाने के लिए अभी दो और एट्रीब्यूट्स यानी मेटल और अर्थ की भी जरूरत पड़ेगी। और मैं तो ये भी नहीं जानता कि जब इस हेवनली पल के अंदर 5 एलिमेंट्स की पावर आ जाएगी तो फिर ये हेवनली पल कैसी पावर शो करेगा। और यही सब सोचते हुए वंगलिन अपने हेवनली पल को वापस रख लेता है, जिसके बाद वो एक कोल्ड लुक के साथ धीरे धीरे उस डेविल सोल की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर वो डेविल सोल डर के मारे उसके सामने झुकते हुए कहता है, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। जिसपे वंगलिन कोल्ड टोन में उसे सिर्फ एक ही बात कहता है कि अब अगर तुमने दोबारा भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें वही के वही खत्म कर दूंगा। जिसपे वो डेविल सोल भी उसके सामने झुकते हुए कहता है, ओके ओके मास्टर, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। लेकिन उसी के साथ वो डेविल सोल अपने मन में ये भी कह रहा था कि आखिर ये लड़का वहाँ से बचकर आ कैसे गया और आ भी गया था तो इसने मुझे ढूंढ कैसे लिया। इसका मतलब है कि इस लड़के के अंदर बहुत अजीब अजीब पावर्स है। वहीं वांगलिन यूनचाई से मिली हुई दोनों टेक्निक्स को बाहर निकालता है, जिसमें एक 6 लेवल की सूरज टेक्निक थी, जिसे पूरी तरह से रिफाइन करने के लिए वांगलिन को लोगों को मारना पड़ता, क्योंकि इस टेक्निक की पूरी पावर को यूज करने के लिए डेली किसी एक पर्सन को मारना जरूरी था। इसलिए वांगलिन को ये टेक्निक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। और जब डेविल सोल को ये बात पता चलती है कि इस टेक्निक को सीखने के लिए वांगलिन को डेली एक पर्सन को मारना होगा, तो वो अपनी लालच में आकर वांगलिन को वही टेक्निक सीखने के लिए कहने लगता है, क्योंकि अगर वांगलिन डेली एक पर्सन को मारेगा तो उसे उस पर्सन की सोल खाने को मिलेगी। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत ईविल टेक्निक थी और इसने आखिर में यूनचाई का साथ भी नहीं दिया था, इसलिए वांगलिन उस टेक्निक को छोड़ देता है। इसलिए वांगलिन अर्थ एस्केप टेक्निक की तरफ बढ़ता है और उस जेट स्लिप को पकड़कर वांगलिन सोचते हुए अपने मन में कहता है कि मास्टर सीतू ने मुझे एक बार बताया था कि अर्थ एस्केप टेक्निक 5 एलिमेंट्स की 10 एस्केप टेक्निक्स में से एक है और एंशिएंट टाइम्स में तो इस टेक्निक को किसी सुपरनेचुरल पावर से कम नहीं माना जाता था। और भले ये एक रियल अर्थ एस्केप टेक्निक नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुछ ना होने से तो बेहतर ही है, क्योंकि अभी के लिए मेरे पास कोई एक सिंगल एस्केप टेक्निक भी नहीं है। इसलिए अभी के लिए यही टेक्निक मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। वहीं वो डेविल सोल तो अभी भी वांगलिन को वही सूरज टेक्निक चूज करने के लिए असिस्ट कर रहा था, जो देखकर वांगलिन उसे एक कोल्ड लुक देता है और वांगलिन का ये गुस्से वाला रूप देखकर ही वो डेविल सोल वहाँ पे डर के मारे चुप हो गया था। इसके बाद वांगलिन वहीं पे बैठकर उसी अर्थ एस्केप टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगता है, जिसके टोटल 4 स्टेप्स थे और देखते ही देखते वांगलिन ने वहाँ पे सिर्फ कुछ ही टाइम में उस अर्थ एस्केप टेक्निक को पूरी तरह से सीख लिया था, जो देखकर वांगलिन भी वहाँ पे खड़ा होकर खुश होते हुए कहता है कि लियांग की ये बॉडी तो वाकई
काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसका मतलब है ली यन के अंदर काफी ज्यादा अमेजिंग टैलेंट था, जो कि मेरी पिछली वाली बॉडी से तो कहीं ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक अर्थ एस्केप टेक्निक जिसे एक हाई लेवल की टेक्निक माना जाता है, उसे सीखने में भी मुझे अब ज्यादा देर नहीं लगी। उसके बाद हमें दोबारा उसी वोल्केनो एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ क्लैन के एल्डर्स और कल्टीवेटर्स मिलकर अपनी अपनी आइस पावर का यूज करते हुए उस सील को दोबारा रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे। और बहुत ज्यादा मेहनत के बाद उन लोगों ने आइस क्रिस्टल की पावर का यूज करते हुए उस सील को रिपेयर कर भी लिया था, जो देखकर वो सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गए थे। और अभी अभी वहाँ पे जिस कल्टीवेटर ने आइस क्रिस्टल की पावर का यूज करते हुए उस सील को रिपेयर किया था, वहाँ पे मौजूद बाकी सभी कल्टीवेटर्स उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, सीनियर ब्रदर आप वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि हम लोग तो पिछले 15 दिनों से इस सील को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन आपने तो सिर्फ कुछ ही देर में सील को पहले की तरह रिपेयर कर दिया। और ये कहकर वो सभी कल्टीवेटर्स वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन अभी वो लोग वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी वो फायर बीस्ट उस सील फॉर्मेशन को तोड़ते हुए बाहर आ जाते हैं, जो देखकर तो वहाँ पे मौजूद किसी भी कल्टीवेटर को अपने आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर इन फायर बीस्ट ने इतनी ज्यादा पावरफुल सील फॉर्मेशन को कैसे तोड़ दिया। क्या ये फायर बीस्ट वहाँ पे रहते हुए धीरे धीरे और भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। पर अभी वो लोग ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उनमें से एक फायर बीस्ट ने अचानक आगे बढ़ते हुए उसी सीनियर कल्टीवेटर के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे वो सीनियर कल्टीवेटर रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, पर वो उस फायर बीस्ट के अटैक को नहीं रोक पाता। इसलिए वो सीधे वहाँ से उस फायर बीस्ट समेत नीचे गिर गया था, जो देखकर उसके साथी कल्टीवेटर्स चिल्ला चिल्लाकर उसे वहाँ से भागने के लिए कहने लगे थे। लेकिन उसी के साथ उन सबको खुद भी वहाँ से भागना पड़ता है, क्योंकि उनके पीछे भी काफी सारे फायर बीस्ट आ गए थे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि उस वोल्केनो की तरह बाकी सभी वोल्केनोस की सील भी धीरे धीरे टूटने लगती है, जिनसे देखते ही देखते सभी फायर बीस्ट आजाद होते जा रहे थे। और बर्निंग सिटी में दूर से खड़े होकर लीकिंग और मूवैन भी ये सब देख रहे थे। और मूवैन, जिसका दिल बहुत ज्यादा अच्छा था, वो ये सब देखकर परेशान होते हुए अपने भाई लीकिंग से कहती है, ब्रदर ये सभी वोल्केनोस तो एक के बाद एक डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि हमारे फायर बर्निंग किंगडम में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, जिनसे हमारे जैसे कल्टीवेटर्स तो किसी तरह से बच भी जाएंगे, पर ये मोर्टल्स क्या करेंगे जिनके अंदर कोई पावर नहीं है। जिस पे लीकिंग भी आगे आकर मूवैन को तसल्ली देते हुए कहता है कि ये सब तो हेवन की मर्जी से हो रहा है, और ये तो एक न एक दिन होना ही था, क्योंकि वो फायर बीस्ट फायर स्पिरिट के साथ पैदा होते हैं, और वो फायर बीस्ट भी लावा में रहे थे, जिसकी वजह से उनकी पावर धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। और इन मोर्टल्स को तो छोड़ो, पिछली बार तुम्हें याद ही होगा कि जब उन फायर बीस्ट ने हमारे ऊपर अटैक किया था, तो हमारे जैसे कल्टीवेटर्स भी उनसे नहीं बच पाए थे। और ये सब कहते कहते लीकिंग यहाँ पे अपनी बहन मूवैन की तरह काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। पर तभी अचानक ही मूवैन को अपने मास्टर का पैगाम मिलता है, जिसमें वो अपने सभी डिसेबल्स को वापस अपने क्लैन में बुला रहे थे। और ये सुनते ही वो दोनों वहाँ से काफी तेजी से अपने क्लैन की तरफ निकल जाते हैं। उसके बाद हमें लियू हेमन क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लियू हेमन क्लैन के सभी डिसेबल्स आए हुए थे, लेकिन वहाँ पे उनमें से किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी मास्टर ने अचानक ही उन्हें इस तरह से क्यों बुला लिया। और तभी वहाँ पे लियू हेमन क्लैन की मास्टर अपीयर होते हुए कहती है कि आप सभी को यहाँ पे अचानक इसलिए बुलाया गया है, क्योंकि रिसेंटली वो फायर बीस्ट अपनी सील्स तोड़ते हुए उन वोल्केनोस से बाहर आने लगे हैं। इसलिए उन फायर बीस्ट की तबाही से बचने के लिए हमारे लियू हेमन क्लैन ने रीमन क्लैन, हुयुन क्लैन और टेंपल ऑफ वार के साथ हाथ मिलाया है। और अब हम सभी क्लैन्स एक अलायंस बनाते हुए फायर बर्मा सिटी की तरफ जा रहे हैं, जहाँ हम सभी मिलकर ज़ुआनवू किंगडम में रहेंगे। ज़ुआनवू किंगडम का नाम सुनकर वो सभी डिसेबल्स थोड़ा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ज़ुआनवू किंगडम में तो ऑलरेडी काफी सारे क्लैन्स रह रहे थे, इसलिए वो लोग इतनी आसानी से किसी बाहर वाले क्लैन को एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे। और वहाँ जाने का मतलब था कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी वार होने वाली है। अपनी मास्टर की ये बात सुनकर मूवैन उनसे ही कहती है, मास्टर जब हम सभी लोग ज़ुआनवू किंगडम में शिफ्ट हो रहे हैं, तो फायर बर्निंग किंगडम में हमारे सहारे पे रह रहे उन मोर्टल्स का क्या होगा? वो मोर्टल्स अकेले उन फायर बीस्ट का सामना कैसे करेंगे? जिसपे वो लेडी मास्टर बहुत ही एरोगेंट वे में कहती है कि मोर्टल्स की किस्मत में जो लिखा है उनके साथ वो होना ही है। अगर हम लोग यहाँ पे उनको बचाने बैठे तो हम लोग भी उनके साथ साथ मारे जाएंगे। इसलिए अभी के लिए तुम सभी लोग मोर्टल्स को छोड़कर सिर्फ अपनी जान बचाने के ऊपर फोकस करो, और जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलने की तैयारी करो। और सबको अपने ऑर्डर सुनाकर वो लेडी मास्टर वहाँ से चली जाती है, जिसका मतलब था कि लियू हेमन क्लैन ने भी मोर्टल्स का साथ छोड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम वांगलिन को देखते हैं, जो अभी भी उसी केव के अंदर बैठे हुए ज़ियोंग से मिली हुई वेपन रिफाइनिंग टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। और आज फाइनली वो इसमें कामयाब भी हो गया था, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा टाइल बैटलफील्ड से मिले हुए और सारे टुकड़े को मेल्ट करके उसे अपनी फ्लाइंग सोर्ड के अंदर डाल दिया था, और अपनी फ्लाइंग सोर्ड को एक हाई लेवल की सोर्ड के साथ मर्ज कर दिया था, जिसकी वजह से अब वांगलिन की फ्लाइंग सोर्ड की पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक्स्ट्रा टाइल बैटलफील्ड में मिले हुए आयरन टुकड़े की वजह से अब वांगलिन की फ्लाइंग सोर्ड के अंदर थंडर की पावर भी आ चुकी थी। तभी वांगलिन की नजर वहाँ पे उस केव के बह जाती है, जहाँ पे अब सुबह हो चुकी थी, जो देखकर लिंटाओ गुस्से से कहता है क्या लिंटाओ की डेडलाइन एक्सपायर हो गई है। और ये कहकर वांगलिन अपनी सोर्ड लेकर उस डेविल सोल की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर वो डेविल सोल डर के मारे वांगलिन से दूर भागने लगता है। लेकिन वांगलिन इशारे से उसे अपनी फ्लाइंग सोर्ड के अंदर आने के लिए कहता है, जो देखकर वो डेविल सोल भी चुपचाप उस फ्लाइंग सोर्ड के अंदर चला गया था। उसके बाद हमें उस केव के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अब वो फायर बीस्ट पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे, और जो कोई भी उनके रास्ते में आ रहा था वो उसे खत्म किए जा रहे थे। तभी वांगलिन भी उस केव से बाहर आता है, और जैसे ही उन सभी की नजर वांगलिन के ऊपर पड़ती है, तो वो सभी काफी तेजी से वांगलिन के पीछे जाने लगते हैं, क्योंकि उन फायर बीस्ट को अभी भी अपनी किंग की पावर वांगलिन की बॉडी के अंदर से महसूस हो रही थी। लेकिन वांगलिन भी यहाँ पे अपनी अर्थ एस्केप टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ से भागने लगता है, और वो वहाँ से भागते भागते अपने मन में कहता है कि अब मैं यहाँ पे और ज्यादा लिंटाओ का वेट नहीं कर सकता, मुझे अब खुद से जितना जल्दी हो सके फायर बर्निंग किंगडम के बॉर्डर तक पहुंचना होगा, क्योंकि अब ये जगह
जगह मेरे लिए सेफ नहीं रही। वहीं दूसरी तरफ उन फायर बीस्ट ने जमीन के नीचे से भी वांग लिन को ढूंढ लिया था, इसलिए वो सभी मिलकर वहाँ पे एक बार फिर से वांग लिन के ऊपर अटैक्स करने लगते हैं, जो देखकर वांग लिन भी जमीन से बाहर आते हुए काफी तेज से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो फायर बीस्ट थे कि उसका पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये देखकर वांग लिन अपनी अभी रिफाइन की हुई न्यू फ्लाइंग स्वॉर्ड से उनके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करता है, लेकिन उन फायर बीस्ट के ऊपर वांग लिन के किसी भी अटैक का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जो देखकर वांग लिन वहाँ पे उन फायर बीस्ट को बहुत ही गौर से देखते हुए अपने मन में कहता है कि हो न हो इन फायर बीस्ट की भी कोई न कोई कमजोरी तो जरूर होगी। और ये सब सोचते हुए वांग लिन की नजर उन फायर बीस्ट के फोरहेड के ऊपर पड़ती है, और ये देखकर वांग लिन ने अब उन फायर बीस्ट के फोरहेड के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर दिया था। और वाकई उनके फोरहेड पे लगी हुई वो आंख ही उन फायर बीस्ट की कमजोरी थी। और जैसे ही वांग लिन को ये बात पता चलती है तो वो वहाँ पे बहुत ही तेजी से उन सभी फायर बीस्ट को खत्म करने लगता है, लेकिन इस समय वांग लिन के फ्लाइंग स्वॉर्ड की पावर बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही थी, जिसकी वजह से वो डेविल सोल बाहर आकर वांग लिन से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि प्लीज रुक जाओ, अगर थोड़ी देर और ऐसा चलता रहा तो मैं यहीं पे मारा जाऊंगा। उस डेविल सोल की ये बात सुनकर वांग लिन वहाँ पे अपनी आई साइट पावर का यूज करके वहाँ से गुजर रहे हजारों कल्टिवेटर्स को देखता है, जिसके अंदर लियो हेमन क्लैन, हुजून क्लैन, टेंपल ऑफ वार और डीमन क्लैन के लोग थे। और उन सभी को देखकर वांग लिन कहता है कि मुझे लगता है मुझे फायर बर्निंग किंगडम के बॉर्डर तक जाने के लिए इन हजारों कल्टिवेटर्स का सहारा लेना होगा। और ये सोचकर वांग लिन वहाँ से काफी तेजी से उन सभी की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ वो फायर बीस्ट अभी भी उसके पीछे पड़े हुए थे। और जब उन लोगों की नजर वांग लिन के पीछे आ रही उन फायर बीस्ट के ऊपर पड़ती है तो वो वांग लिन को छोड़कर खुद ही उन फायर बीस्ट को रोकने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वांग लिन उस फ्लाइंग बोट में जाने की कोशिश करता है तो जिसपे कुछ कल्टिवेटर्स उसे रोकते हुए कहते हैं कि कौन हो तुम, जिसपे वांग लिन उन्हें ग्रीट करते हुए बताता है कि मैं टेंपल ऑफ वार का डिसेबल ली यंग हूँ। वांग लिन की ये बात सुनकर उन कल्टिवेटर्स की लीडर लड़की अपने एक साथी कल्टिवेटर से कहती है कि इसे टेंपल ऑफ वार के मास्टर के पास ले जाओ और उनसे पूछो क्या ये वाकई टेंपल ऑफ वार का डिसेबल है कि नहीं, और अगर ये टेंपल ऑफ वार का डिसेबल ना निकला तो इसे वहीं के वहीं खत्म कर देना। और जैसे वो कल्टिवेटर वांग लिन को मिलाने के लिए टेंपल ऑफ वार के मास्टर के पास ले जाता है तो तभी अचानक ही वहाँ पे एक टेंपल ऑफ वार की डिसेबल आकर उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि तुम्हारे जैसे एक विलन की हिम्मत कैसे हुई खुद को हमारा टेंपल ऑफ वार का डिसेबल कहने की। लेकिन वांग लिन ने यहाँ पे उस लड़की के अटैक को ऐसे रोक लिया था जैसे उसके सामने ये अटैक कुछ भी नहीं है, जो देखकर उस लड़की को भी एक झटका लगता है, इसलिए वो पहले से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल अटैक वांग लिन के ऊपर करती है। लेकिन वांग लिन ने सेम पहले की तरह बिना देखे उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, और उसी के साथ वांग लिन के अटैक की फोर्स की वजह से वो लड़की भी वहाँ से उड़ते हुए नीचे आ गिरती है। इवन वांग लिन के अटैक की फोर्स की वजह से उस लड़की के मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था, जो देखकर वो लड़की बेहरान होते हुए कहती है कि आखिर ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। और तभी वहाँ पे जी होंग आकर लियो हेमन क्लैन के उस कल्टिवेटर को बताता है कि ली यंग वाकई हमारे टेंपल ऑफ वार का डिसेबल है, तो तुम्हारा शुक्रिया कि तुम इसे यहाँ तक ले आए। जी होंग की ये बात सुनकर वो कल्टिवेटर उसे ग्रीट करते हुए चुपचाप वहाँ से चला जाता है, और उस कल्टिवेटर के वहाँ से जाते ही जी होंग वांग लिन से कहता है कि आप सिस्टर फेंग लुआन से तो मिल ही चुके होंगे और मुझे लगता है आपको एक बार फिर से उनसे मिल लेना चाहिए। जिसपे वांग लिन भी हमें अपना सारे हिलाते हुए उससे कहता है ओके मुझे उनके पास ले चलो। जिसके बाद जी होंग वांग लिन को सिस्टर फेंग लुआन की बोट की तरफ ले जाने लगता है, और वहाँ जाते हुए जी होंग वांग लिन को बताता है कि लिंटा वो कंट्री मैप चुराते चुराते पकड़ा गया है, इसलिए उसे टेंपल ऑफ वार के एंसेस्टर ने बहुत बुरी सजा दी है, और उसी के साथ अब वो कंट्री मैप भी खुद एंसेस्टर के हाथों में है। जी होंग की ये बात सुनकर वांग लिन को भी एक झटका लगता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता, और वो सीधा उसी लेडी एंसेस्टर के पास जाकर उसे ग्रीट करते हुए कहता है। वांग लिन को दोबारा अपने सीनियर के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। वांग लिन की ये बात सुनकर वो लेडी एंसेस्टर पलटते हुए उससे कहती है ओ तो तुम्हारा रियल नेम वांग लिन है। जिसपे वांग लिन कुछ कह पाते उससे पहले वहाँ पे एक और मास्टर ने आते हुए अचानक उसके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन वो अटैक वांग लिन को लग पाते उससे पहले उस लेडी मास्टर ने बीच में आते हुए उस मास्टर के अटैक को रोक दिया था, जो देखकर वो मास्टर गुस्से से उस लेडी एंसेस्टर से कहता है कि ये लड़का अपने साथ हजारों फायर बीस्ट को यहाँ तक लाया है, हम लोग बहुत ही मुश्किल से छुपते छुपाते यहाँ से निकल रहे थे, लेकिन इस लड़के ने एक बार फिर से उन सभी फायर बीस्ट को हमारी तरफ अट्रैक्ट कर दिया। जिसपे वो लेडी एंसेस्टर भी वांग लिन के सामने आते हुए कहती है कि मेरे होते हुए तुम इसे नहीं मार सकते, और उस लेडी एंसेस्टर के ऐसा कहते ही वहाँ पे एक दूसरा एंसेस्टर भी आ जाता है, जो देखकर उस मास्टर को भी अपनी हार माननी पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद भी वो गुस्से से उस लेडी एंसेस्टर से कहता है तुम भले इसे बचाने की कोशिश कर लो कि ये रियल में मेरा डिसेबल ली यंग नहीं है, और ना ही ये मेरे टेंपल ऑफ वार का डिसेबल है, तो इसलिए इसे यहाँ पे रुकने का कोई हक नहीं है। टेंपल ऑफ वार मास्टर की ये बात सुनकर उस लेडी एंसेस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो वांग लिन से कहती है वांग लिन क्या तुम मेरे डिसेबल बनाना चाहोगे। जिसपे वांग लिन भी उसे ग्रीट करते हुए कहता है यस मास्टर। ये देखकर टेंपल ऑफ वार का वो मास्टर वहाँ से जाते हुए कहता है जूनियर सिस्टर फेंग लुआन अब जब तुमने इसे अपना डिसेबल एक्सेप्ट कर ही लिया है तो मैं अब इसे यहाँ से भेजने के लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकता, और वैसे भी अभी एक बहुत बड़ी वार होने वाली है, उसमें अभी ये तुम्हारा नया नया बना हुआ डिसेबल जो कि अभी फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के मिडिल स्टेज पे है, वो तुम्हारी क्या ही हेल्प कर लेगा, बल्कि उल्टा ये तो उस वार में अपने साथ साथ तुम्हारे क्लैन को भी खतरे में डाल देगा। और ये कहकर वो मास्टर वहाँ से चला गया था। जो देखकर सिस्टर फेंग लुआन का सीनियर ब्रदर उससे पूछता है फेंग लुआन तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर सिस्टर फेंग लुआन उसे बताती है कि अगर ये ना होता तो एक्स्ट्रा टाइल बैटलफील्ड में गए हुए हमारे डिसेबल्स कभी भी वहाँ से लौटकर जिंदा वापस नहीं आ पाते, वो लोग अभी जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि अगर ये ना होता तो अब तक तुम्हारी बेटी कब की मर चुकी होती, और इसने तुम्हारी बेटी यानी मेरी भतीजी को बचाकर हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, और उस एहसान के बदले में चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे कभी कुछ भी नहीं होने दूंगी। अपनी बहन की ये बात सुनकर उस मास्टर को भी एक झटका लगता है, और वो वांग लिन के पास आकर उसे ग्रीट करते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है, और उसी के साथ वो वांग लिन को एक जेट क्रिसमैन देते हुए कहता
लगता है कि ये एक नेशन सोल लेवल का मैजिक वेपन है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से रिफाइन किया था और आज मैं इसे तुम्हें अपनी बेटी की जान बचाने के लिए दे रहा हूँ। अगर तुमने इसे रिफाइन करते हुए अच्छी तरह से यूज करना सीख लिया तो तुम बहुत ही आसानी से इस वार में सर्वाइव कर पाओगे। जिसपे वांग लिन भी उस मैजिक वेपन के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है, जिसपे एंसेस्टर फेंग लुआन उसे बताती है कि फायर बर्निंग किंगडम तो अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन जब हम लोग जुआनवू किंगडम में पहुंचेंगे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी बैटल होने वाली है और वहाँ उस बैटल में क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता, इसलिए मैं वहाँ पे सिर्फ एक बार और ही तुम्हारी जान बचा पाऊंगी जैसे तुमने मेरी भतीजी को बचाया था। और गाइस असल में इसकी भतीजी का नाम ही होगा। एंसेस्टर फेंग लुआन की ये बात सुनकर वांग लिन भी उन्हें ग्रीट करते हुए वहाँ से अपनी प्रैक्टिस के लिए जाने लगता है और इसी के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फायर बर्निंग किंगडम के सभी क्लैंस ने मिलकर एक अलायंस बना लिया था, जिसके बाद वो सभी उन फायर डिमोनिक बीस्ट से बचने के लिए जुआनवू किंगडम की तरफ निकल गए थे, जहां रास्ते में ही वांग लिन के वहां आने की वजह से वो सभी फायर डिमोनिक बीस्ट भी उसका पीछा करते करते वहां पे पहुंच गए थे, जिसकी वजह से बाकी सभी क्लैन के मास्टर्स वांग लिन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन एंड टाइम पे उस लेडी एंसेस्टर फेंग लुआन ने वांग लिन को अपना डिसेबल बनाते हुए बचा लिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ सभी क्लैन के मास्टर्स उन फायर डिमोनिक बीस्ट को देखते हुए उनसे पीछे छुड़ाने के बारे में कुछ सोच रहे थे और तभी वहाँ पे टेंपल ऑफ वार का मास्टर कहता है कि ये डिमोनिक बीस्ट तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, जिस पे गोल्ड एंसेस्टर उससे कहता है कि अभी हम लोगों को इस बारे में ना सोचकर जल्द से जल्द नेशनल लॉकडाउन को दोबारा से रीस्टार्ट करना होगा। उसके अलावा हमारे पास इन फायर डिमोनिक बीस्ट से पीछे छुड़ाने का और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ही जुआनवू किंगडम की तरफ बढ़ते हैं तो ये फायर डिमोनिक बीस्ट हमारा पीछा करते हुए वहाँ तक भी पहुंच जाएंगे और अगर ऐसा हो गया तो हमारे फायर बर्निंग किंगडम की तरह जुआनवू किंगडम भी खत्म हो जाएगा। उस ओल्ड एंसेस्टर की ये बात सुनकर एंसेस्टर फेंग लुआन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, सीनियर ब्रदर सोंग आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम लोगों को जल्द से जल्द नेशनल लॉकडाउन एक्टिवेट करके यहाँ से निकलना होगा। एंसेस्टर फेंग लुआन की ये बात सुनकर एंसेस्टर सोंग भी वहाँ पे अनाउंस करते हुए अपने सभी डिसेबल से कहता है कि हम लोग नेशनल लॉकडाउन को एक्टिवेट करने जा रहे हैं, इसलिए तुम सभी इन फायर डिमोनिक बीस्ट के ऊपर सामने से अटैक करते हुए इनका ध्यान भटकाओ। एंसेस्टर सोंग की ये बात सुनकर वो सभी डिसेबल्स भी बहुत ही बहादुरी से उन सभी फायर डिमोनिक बीस्ट का सामना करने के लिए आगे बढ़ गए थे, जहाँ पे इस बार वो सभी डिसेबल्स बहुत ही बहादुरी और जोश के साथ उन फायर डिमोनिक बीस्ट का सामना करते हुए उन्हें खत्म करने लगे थे। लेकिन तभी वहाँ पे उन सभी डिसेबल्स की नजर एक फायर डिमोनिक बीस्ट के ग्रुप के ऊपर पड़ती है, जहाँ पे वो सभी फायर डिमोनिक बीस्ट अपनी अपनी पावर का यूज करते हुए एक फॉर्मेशन बना रहे थे, जो देखकर वहाँ पे किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये डिमोनिक बीस्ट यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी वो लोग ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक इस फॉर्मेशन से बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है, जिसके फोर्स की वजह से वहाँ पे कुछ डिसेबल्स भी उड़ते हुए पीछे चले गए थे। लेकिन वांग लिन तो अभी भी वहीं पे खड़ा होकर कोल्ड लुक से ये सब देख रहा था, जहाँ वो सभी फायर डिमोनिक बीस्ट उस फॉर्मेशन की पावर की वजह से हाई लेवल फायर डिमोनिक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। इवन उन सभी का साइज भी यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ गया था और ये सब देखकर अब वहाँ पे मौजूद उन सभी डिसेबल्स का जोश भी टूट जाता है। लेकिन अब उनके पास उन फायर डिमोनिक बीस्ट का सामना करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो सभी यहाँ पे एक बार फिर से अपनी अपनी पावर का यूज करते हुए उन फायर डिमोनिक बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ गए थे। और यहाँ पे हमें एक बार फिर से उन फायर डिमोनिक बीस्ट और उन सभी डिसेबल्स के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है और यहाँ पे सबसे ज्यादा वांग लिन और ली किंग ही उन फायर डिमोनिक बीस्ट का खात्मा कर रहे थे। जहाँ वांग लिन एक तरफ बीच में खड़ा होकर उन सभी डिमोनिक बीस्ट का खात्मा कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ली किंग फ्रंट लाइन पे खड़ा होकर अपनी अमेजिंग सूट टेक्निक का यूज करते हुए उन सभी फायर डिमोनिक बीस्ट का खात्मा कर रहा था। लेकिन क्योंकि फ्रंट लाइन पे डिमोनिक बीस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए उन सभी के साथ फाइट करते करते यहाँ पे ली किंग की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन यहाँ पे उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था, लेकिन वो यहाँ पे फिर भी हार नहीं मानता और उसने यहाँ पे एक बार फिर से अपना पूरा दम लगाते हुए उन सभी फायर डिमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक कर दिया था। पर इतने में ही एक फायर डिमोनिक बीस्ट साइड से आकर उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहीं पे गिरा देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस फायर डिमोनिक बीस्ट ने इस मौके का फायदा उठाकर अपनी फायर से ली किंग के ऊपर एक जानलेवा अटैक कर देता है और ऐसा होते ली किंग वहाँ से नीचे गिरने लगा था। और जब वहाँ पे मूवमेंट की नजर अपने भाई ली किंग के ऊपर पड़ती है तो वो अपने भाई ली किंग की हालत देखकर अंदर से पूरी तरह से टूट गई थी। लेकिन वो जल्दी से अपने भाई के पास जाकर उसे पकड़ते हुए वहाँ से नीचे ले जाती है। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि अब ली किंग यहाँ पे ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। पर वो मरते मरते ही अपनी बहन से बस यही कहता है कि तुम बस अपना ख्याल रखना। और ये कहते हुए ली किंग की बॉडी वहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हुए एक फायर बीट में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। और ये सब देखकर तो बेचारी मूवमेंट का बचा कुछ हौसला भी टूट जाता है और वो वहाँ पे जोर जोर से रोने लगी थी। और आज यहाँ पे सेम उसने भी वांग लिन की तरह अपना सब कुछ खो दिया था। उसके बाद हमें उसे वोल्केनो का सीन दिखाया जाता है, जो कि उन सभी फायर डिमोनिक बीस्ट का बर्थ प्लेस था और सभी क्लैन के मास्टर्स भी उस जगह को सील करने के लिए वहाँ पे पहुंच चुके थे। और वहाँ पहुंचते ही एंसेस्टर सोंग अपने एड्रेस को इशारा करते हुए कहता है, जल्दी से उस सील फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की तैयारी करो। और ये कहकर सभी एंसेस्टर्स भी वहाँ पे अपनी अपनी पावर का यूज करते हुए एक लोटस सील फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं। और जैसे वो लोटस सील फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है तो एंसेस्टर सोंग के वो सभी एल्डर्स जाकर उस फॉर्मेशन के अंदर बैठ गए थे, क्योंकि इस सील फॉर्मेशन को पूरी तरह से एक्टिवेट करने के लिए इसे लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत होती है। इसलिए वो सभी एल्डर्स इस
फॉर्मेशन को लगातार एक्टिवेट रखने के लिए उसी फॉर्मेशन के अंदर ही बैठने वाले थे। इवन उन सभी एल्डर्स ने वहाँ पे अपनी अपनी सोल पावर को भी उस फॉर्मेशन के अंदर डाल दिया था, जो देखकर एंसेस्टर सॉन्ग उन सभी से कहता है कि सील फॉर्मेशन को पूरी तरह से लॉक करने के लिए हम में से किसी एक का नेशन सोल लेवल पे होना जरूरी है और हम सभी लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम जितना जल्दी हो सके नेशन सोल लेवल को अचीव कर ले। जिसपे उस फॉर्मेशन के अंदर बैठा हुआ एक एल्डर एंसेस्टर सॉन्ग से कहता है कि आप सभी लोग फिक्र न करें, अगर हम लोगों को अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान भी गंवानी पड़ी तो गंवा देंगे। ये सुनकर लियो ह्यूमन क्लैन के एंसेस्टर अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी एल्डर्स के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देती है ताकि यहाँ पे उनमें से किसी को कुछ भी ना हो। जिसके बाद वो उन्हें तसल्ली देते हुए कहती है एक बार हम लोग जुआन वो किंगडम में अपने पैर जमा लें तो उसके बाद मैं खुद पर्सनली यहाँ पे तुम सभी को आजाद करने के लिए आऊंगी। लियो ह्यूमन क्लैन के एंसेस्टर की ये बात सुनकर उस फॉर्मेशन के अंदर बैठे हुए एल्डर्स भी उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से देखते ही देखते वहाँ पे उन सभी फायर डिमोनिक बीस्ट के चारों तरफ एक शील्ड बनने लगती है और थोड़ी ही देर में वो सभी फायर डिमोनिक बीस्ट उस सील फॉर्मेशन में पूरी तरह से ट्रैप हो गए थे, जो देखकर वहाँ पे मौजूद सभी डिसेबल्स खुश होते हुए कहते हैं फाइनली नेशनल लॉकडाउन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो ही गई। वहीं बेचारी मूवेन तो भी अपने भाई की उसी फायर बीट को देखते हुए उसे याद कर रही थी, जो देखकर लियो ह्यूमन क्लैन का एक डिसेबल उसके पास आते हुए कहता है कि ली किंग ने हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, इसलिए अब हम सभी को ली किंग के लिए जिंदा रहना ही होगा। वहीं अब उन सभी डिसेबल्स का वहाँ से जाने का वक्त हो गया था और अब वो लोग हमेशा हमेशा के लिए अपने फायर बर्निंग किंगडम से जाने वाले थे, इसलिए वो सभी लोग वहाँ से जाते जाते आखिरी बार अपने फायर बर्निंग किंगडम को ग्रीट करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें जुआनवू किंगडम में किंग जी क्लैन दिखाया जाता है, जो कि जुआनवू किंगडम का सबसे कमजोर क्लैन था और तभी वहाँ पे एंसेस्टर फेंगलुआन का भाई अपने कुछ लोगों को लेकर वहाँ आते हुए किंग जी क्लैन के एंसेस्टर से कहता है कि अगर तुम लोग अपनी सलामती चाहते हो तो जल्द से जल्द किंग जी क्लैन छोड़कर चले जाओ। जिसपे किंग जी क्लैन के एंसेस्टर भी सामने आते हुए उससे कहते हैं कि आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे ये कहने का मतलब क्या है। लेकिन वो एंसेस्टर तो जैसे आज कुछ सुनने के मूड में ही नहीं था, इसलिए वो अपनी पावर का यूज करते हुए किंग जी क्लैन के सामने लगी हुई सील को तोड़ देता है, जो देखकर किंग जी क्लैन के सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। लेकिन उनके एंसेस्टर वहाँ से जाते हुए अपने लोगों से कहती है जल्दी से भागो, हम लोगों को अपनी मदद के लिए किसी को बुलाना होगा। लेकिन वो लोग वहाँ से भाग पाते उससे पहले ही उस एंसेस्टर और उसके सभी डिसेबल्स ने पीछे से ही उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए उन सभी को खत्म करना शुरू कर दिया था और किंग जी क्लैन के एंसेस्टर जो कि वहाँ से काफी तेजी से भाग रही थी, वो एंसेस्टर टेलीपोर्ट होते हुए उसके सामने आ जाता है, जो देखकर वो लेडी एंसेस्टर दोबारा वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन वो एंसेस्टर पीछे से अपने जेंट स्पिरिचुअल हाथ का यूज करते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जो देखकर किंग जी क्लैन के उस एंसेस्टर को भी पता चल गया था कि अभी यहाँ पे उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए उसने मरने से पहले अपने साथी क्लैन तक ये खबर पहुंचा दी थी। और इस मौके का फायदा उठाकर वो एंसेस्टर अपनी पावर का यूज करते हुए उस लेडी एंसेस्टर को वहीं पे खत्म कर देता है। और जब किंग जी क्लैन के लोग अपने एंसेस्टर को मरते हुए देखते हैं तो वो सभी डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन बर्निंग किंगडम अलायंस के सभी डिसेबल्स ने पीछे से उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए उन सभी को वहीं पे खत्म कर दिया था और उन्हें खत्म करने वाले लोगों में मंगलिन भी शामिल था। और तभी देखते ही देखते फायर बर्निंग किंगडम अलायंस किंग जी क्लैन के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं। और ये सब देखकर मंगलिन सोचते हुए अपने मन में कहता है कि कल्टीवेशन वर्ड का यही असूल है कि जो पावरफुल होता है वो हमेशा अपने से कमजोर लोगों को मार देता है। और सेम वहाँ पे वंगलिन की तरह बाकी सभी डिसेबल्स भी अपने अपने मन में सोच रहे थे कि क्या अभी अभी उन्होंने जो किया वो ठीक था, और ये सब उनके एंसेस्टर भी जान गए थे। इसलिए एंसेस्टर सॉन्ग वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स से कहते हैं कि जंग में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, जंग में बस जीत या हार होती है। और अगर हम लोग 3 महीनों के अंदर पूरी तरह से जुआनवू किंगडम में अपने पैर ना जमा पाए तो वो नेशनल लॉकडाउन फॉर्मेशन वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसके बाद वो सभी फायर डिमोनिक बीस्ट एक बार फिर से हम सभी का पीछे करते हुए यहाँ तक भी आ जाएंगे। और अगर वो फायर डिमोनिक बीस्ट यहाँ तक आ गए तो उसके बाद क्या होगा ये सब मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, इस जंग में जो लोग फाउंडेशन बिल्डिंग रियालम में है उन सभी को एक एक फॉर्मेशन पिल गिफ्ट के तौर पर दी जाएगी, और जो लोग इस वार के दौरान ही नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू कर जाएंगे उन सभी को एक नेशन सोल लेवल का मैजिक वेपन दिया जाएगा। और क्योंकि अब सभी क्लास एक हो गए हैं तो इसलिए ये सभी रिवार्ड्स भी हर एक डिसेबल में बराबर तकसीम किए जाएंगे। अपने एंसेस्टर की ये बात सुनकर वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे अपने एंसेस्टर की जय जयकार करने लगते हैं। लेकिन उन सबसे अलग वंगलिन सोचते हुए अपने मन में कहता है कि 2 कंट्रीज के बीच में ये जंग इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली, इसलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का कोई न कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। और अभी वंगलिन ये सब यहाँ पे सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे एंसेस्टर फेंगलुआन भी अनाउंस करते हुए कहती है कि इन सभी रिवार्ड्स के साथ साथ आपको एक जेट टेलिस्मैन भी दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे ये काउंट करेगा कि आपने यहाँ पे कितने लोगों को मारा है। अगर आप में से कोई भी यहाँ पे की कंडेंसिंग स्टेज के 5th लेवल के ऊपर के 100 डिसेबल्स को मारता है तो उसके रिवार्ड में आपको मीडियम ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन दिया जाएगा। और अगर कोई फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के 20 लोगों को मारता है तो उसे एलेक्सिस की 10 बोतल्स दी जाएंगी। और एंसेस्टर फेंगलुआन के ऐसा कहते ही वो सभी जेट टेलिस्मैन्स एक एक करके उन सभी डिसेबल्स के पास चले गए थे। और ये सब देखकर वो सभी डिसेबल्स खुश होते हुए कहते हैं ये रूल तो वाकई बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब हम जितने ज्यादा लोगों को मारेंगे हमें उतना ज्यादा फायदा होगा। और तभी उनमें से एक जेट टेलिस्मैन उड़ता हुआ वंगलिन के पास भी जाता है और सेम उसी तरह मूवेन के पास भी जाता है, जहाँ मूवेन उस जेट टेलिस्मैन को पकड़कर अपने भाई को याद करते हुए कहती है भाई मैं आपकी मौत को ऐसे ही बेकार नहीं जाने दूंगी। और ये कहकर अब उसने यहाँ पे ठान ली थी कि वो अपने भाई के लिए जिएगी। और तभी वहाँ पे लियो ह्यूमन क्लैन के एंसेस्टर भी अनाउंस करते हुए कहती है आप में से जो कोई भी डिसेबल हर महीने जितने ज्यादा लोगों को मारेगा उसे टैनली डैन पिल दी जाएगी। अब ये सुनकर तो वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, और हों भी क्यों ना, क्योंकि टैनली डैन कोई आम बात नहीं थी। और टैनली डैन का नाम सुनकर वंगलिन भी सोचते हुए अपने मन में कहता है कि अगर मुझे वो
टियान ली डैन पिल मिल जाए तो मेरे नेशन सोल लेवल में ब्रेक थ्रू करने की चांसेस 80% बढ़ जाएंगे। और तभी एसेस्टर सॉन्ग वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहता है, ओके अब ये जंग स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए तुम सभी लोग जाकर जितना जल्दी हो सके अपने अपने टास्क को पूरा करो। एसेस्टर सॉन्ग की ये बात सुनकर वो सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए काफी तेजी से वहाँ से निकल गए थे, लेकिन मंगलिन तो अभी भी वहीं पे खड़ा था, जो देखकर एसेस्टर फेंगलुआन माइंड टू माइंड उससे बात करते हुए कहती है कि वो कंट्री मैप जो कि लिंटाओ तुम्हारे लिए चुरा रहा था वो अभी भी मेरे पास ही है। अगर तुमने फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के 50 कल्टीवेटर्स को मार दिया तो मैं उसका पहला हिस्सा तुम्हारे हवाले कर दूंगी, और जब तुम फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के 100 लोगों को मारोगे तो मैं उसका सेकंड हिस्सा भी तुम्हारे हवाले कर दूंगी, और जब तुमने फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के 150 लोगों को मार लिया तो मैं उस मैप का आखिरी हिस्सा भी तुम्हारे हवाले कर दूंगी। मैं जानती हूँ वो कंट्री मैप तुम्हारे लिए कितना ज्यादा खास है, पर इस वर्ल्ड में किसी को भी कोई भी चीज ऐसे ही नहीं मिलती, उसे तुम्हें खुद से ही हासिल करना होगा। एसेस्टर फेंगलुआन की ये बात सुनकर वंगलिन ने भी यहाँ पे ठान ली थी कि उसे वापस अपने कॉन्टिनेंट के अंदर जाने के लिए एसेस्टर फेंगलुआन की बात माननी ही पड़ेगी, उसके लिए चाहे फिर उसकी बैटलफील्ड के अंदर जाने क्यों न चली जाए। और ये कहकर फेंगलुआन वहाँ से जाते हुए खुद से ही कहता है, ये लेडी एसेस्टर तो प्लानिंग करने में वाकई बहुत ज्यादा अच्छी है। उसके बाद हमें ज़ुआनवू किंगडम की एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैलर अपने डिसेबल से कह रहा था कि हम लोगों ने किंग जी क्लैन के लोगों को खत्म कर दिया है, इसलिए ज़ुआनवू किंगडम जरूर हम सभी को मारने के लिए यहाँ पे अपने लोगों को भेजेगा, लेकिन जब वो लोग यहाँ आएंगे तो उनमें से कोई भी जिंदा बचकर वापस नहीं जाना चाहिए, इसलिए तुम सभी लोग जल्दी से यहाँ पे फैल जाओ। क्या पता वो लोग कहाँ से आए। जिसपे वो सभी डिसेबल्स भी अपने एल्डर को ग्रीट करके वहाँ पे चारों तरफ फैल गए थे, और उन सभी डिसेबल्स के वहाँ से जाने के बाद वो एल्डर अपने मन में कहता है कि मुझे जितना जल्दी हो सके अपने टास्क को पूरा करते हुए उस टियान ली डैन पिल को हासिल करना होगा, उसके बाद ही मैं अपनी आगे की कल्टीवेशन को बढ़ा पाऊंगा। उसके बाद हम वंगलिन को भी एक जगह पे बैठे हुए देखते हैं जहाँ पे वो अपनी माइंड पावर का यूज करते हुए ज़ुआनवू किंगडम के लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, और तभी वहाँ पे उसे किसी के आने का एहसास होता है, जिसके बाद वंगलिन भी वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हुए उठ गया था, और वो भी उनका पीछे करते हुए उनके पीछे पीछे जाने लगता है, जहाँ उन सभी लोगों ने आगे बढ़ते हुए उसी एल्डर और उसके डिसेबल्स के ऊपर अटैक कर दिया था। और यहाँ पे ज़ुआनवू किंगडम के वो सभी कल्टीवेटर्स भी बहुत ज्यादा पावरफुल थे, क्योंकि वो लोग यहाँ पे ना सिर्फ उन सभी को बराबरी की टक्कर दे रहे थे, बल्कि उसी के साथ साथ उनमें से कुछ कल्टीवेटर्स ने मिलकर उस एल्डर को भी अपनी एक ट्रैप फॉर्मेशन के अंदर कैद कर दिया था, जिससे वो एल्डर भी निकलने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता। और वांगलिन जो कि दूर से ही खड़ा होकर ये सब देख रहा था, वो अपने मन में कहता है कि टियान ली डैन के लिए मुझे ये सब करना ही होगा। और ये कहकर वांगलिन ने वहाँ पे अपनी फ्लाइंग सूट का यूज करते हुए ज़ुआनवू किंगडम के उन सभी कल्टीवेटर्स को खत्म करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे वांगलिन की फ्लाइंग सूट इतनी ज्यादा फास्ट थी कि उनमें से कोई भी कल्टीवेटर उसे चाहकर भी नहीं रोक पा रहा था, और देखते ही देखते वांगलिन वहाँ पे सिर्फ थोड़ी देर में उन सभी कल्टीवेटर्स को खत्म कर देता है, जो देखकर वहाँ पे मौजूद बचे हुए कल्टीवेटर्स तो डर के मारे ही वहाँ से भागने लगते हैं। और उन सभी के वहाँ से भागने की वजह से उस एल्डर की ट्रैप फॉर्मेशन भी कमजोर हो गई थी, जिसका फायदा उठाकर वो एल्डर भी उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करता हुआ बाहर आ जाता है, और उसी के साथ उसने पीछे से ही उन भाग रहे कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक भी कर दिया था, लेकिन वो उन्हें मार पाता उससे पहले ही वांगलिन की फ्लैंक स्वॉर्ड ने वहाँ आते हुए एक ही झटके में उन सभी को खत्म कर दिया था, जो देखकर उस एल्डर को भी एक झटका लगता है, और वो वांगलिन को देखकर चौंकते हुए अपने मन में कहता है कि ये लड़का जो कि खुद फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम का कल्टीवेटर है, वो अपने जैसे फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर्स को इतनी आसानी से कैसे मार पा रहा है। मुझे तो ये कहीं से भी एक फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम का कल्टीवेटर नहीं लग रहा, इसने जरूर अपनी ट्रू कल्टीवेशन को छुपा रखा है। और तभी वांगलिन वहाँ पे उसके पास से गुजरते हुए उसे बताता है कि ऑलमोस्ट 100 से भी ज्यादा लोगों की टीम उस तरफ बढ़ रही है। वांगलिन की ये बात सुनकर वो एल्डर भी अपने सभी डिसेबल्स को लेकर वांगलिन के पीछे जाने लगता है। उसके बाद हमें ज़ुआनवू किंगडम की एक और जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ज़ुआनवू किंगडम के एक क्लैन और फायर बर्निंग अलायंस के लोगों के दरमियान फाइट होने वाली थी, और तभी अपने अपने मास्टर से इशारा पाकर उन सभी लोगों ने आगे बढ़ते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे हमें उन दोनों क्लैंस के बीच में एक बहुत ही खतरनाक जंग देखने को मिलती है। और तभी देखते ही देखते वहाँ पे वांगलिन भी पहुंच गया था, जिसने वहाँ आते ही तबाही मचाना शुरू कर दी थी। वो अकेले ही वहाँ पे अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करते हुए काफी सारे लोगों को एक ही झटके में खत्म किए जा रहा था, और जो कोई भी यहाँ पे वांगलिन के रास्ते में आ रहा था वो पर्सन वहीं पे मारा जा रहा था। और वांगलिन के इस खतरनाक रूप को देखकर ज़ुआनवू किंगडम क्लैन का वो डिसेबल भागकर अपने मास्टर के पास जाते हुए उन्हें बताता है एसेस्टर फ्रंट लाइन पे उनका एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर मौजूद है, जो कि हमारे लोगों को गाजर मूली की तरह काटे जा रहा है। हमारा कोई एक भी कल्टीवेटर उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा, वो अकेले ही वहाँ पे हमारे लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा है। उस डिसेबल की ये बात सुनकर उस मास्टर का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर उसे आगे बढ़ता है, लेकिन उस मास्टर ने उसे वहीं पे रोक दिया था, जिसपे वो मास्टर भी अपनी आई साइड पावर का यूज करके वांगलिन को देखते हुए कहता है ये लड़का देखने में तो जस्ट एक फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम का कल्टीवेटर ही लग रहा है, लेकिन ये जिस अजीब सी पावर का यूज कर रहा है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और ये देखकर वो अपने उसी एल्डर को एक नेशन सोल लेवल का मैजिक वेपन देते हुए कहता है कि इसकी मदद से जाकर उसे खत्म कर दो। अपने मास्टर की ये बात सुनकर वो एल्डर भी उस मैजिक वेपन को लेकर वांगलिन को मारने के लिए वहाँ से निकल गया था, जहाँ पे वांगलिन भी अपनी अर्थ एस्केप टेक्निक का यूज करते हुए उनसे बचते हुए भाग रहा था। और उन सभी को देखते हुए वांगलिन वहाँ पे अपने मन में कहता है कि ये सभी लोग तो जस्ट फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के लेट स्टेज के कल्टीवेटर है, इन सभी को तो मैं आसानी से हरा सकता हूँ। और ये कहकर वांगलिन वहाँ पे अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से काफी तेजी से भागते हुए उन सभी को वहाँ से दूर ले जाने लगता है, जहाँ वो एल्डर वांगलिन का पीछा करते हुए उसी से पीछे से ही उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर वांगलिन के फेस के ऊपर भी एक डेविल स्माइल आ गई थी। और उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांगलिन ने उन सभी कल्टीवेटर्स को खत्म कर दिया था, जो देखकर वो डेविल सोल भी बाहर आकर उन सभी की सोल
को खाते हुए खुश होकर वांगलिन से कहते हैं मास्टर आप तो वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और ये कहते कहते उन सभी कल्टीवेटर्स के स्पेस बैग को इकट्ठा करते हुए उन्हें भी वांगलिन के पास ले आता है, जिसके बाद वांगलिन वहाँ पे एक बार फिर से बैटल लाइन में घुसते हुए उन सभी कल्टीवेटर्स को बहुत ही तेजी से खत्म करने लगता है, जो देखकर अब जुआनमू किंगडम क्लैन का वो मास्टर भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। इसलिए वो अपने उसी एल्डर जुआन जिया से कहता है ओके अब ये लड़का अपनी लाइन क्रॉस कर चुका है तो अब जाकर तुम इसे खत्म कर सकते हो। अपने मास्टर की ये बात सुनकर वो एल्डर भी वहाँ पे अपनी फुल पावर का यूज करते हुए बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है वांगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन वांगलिन तो यहाँ पे उसके सभी अटैक्स को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था, जो देखकर उस एल्डर का गुस्सा धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। और यहाँ पे वांगलिन एक बार फिर से अपनी एस्केप टेक्निक का यूज करते हुए उसे भी वहाँ पे उसी जगह पे ले जाने लगता है जहाँ पे उसने पहले उसके सभी साथी कल्टीवेटर्स को मारा था। और जब वो एल्डर वहाँ पे अपने लोगों को मरे हुए देखता है तो उसे वहाँ पे वांगलिन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए उसने वहाँ पे ऊपर से ही अपनी फुल पावर का यूज करते हुए वांगलिन के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। और इसी अमेजिंग सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।